So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular session, we are going to start a very critical chapter from examinations point of view, that is human health and disease. अभी तक हम लोग 12th क्लास के लगभग सारे के सारे चैप्टर्स के बारे में वार्तालाप कर चुके हैं. लास्ट चैप्टर जो हमारा बचता है वो है ह्यूमन हेल्थ डिजीज और इसको हम लोग दो टुकड़ों में तोड़ने वाले हैं और उन दो टुकड़ों को हम लोग बहुत ही लॉजिकली पढ़ेंगे. जैसे कि आज के टुकड़े के अंदर, आज के वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी, एक बेस बनेगा. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो कॉमन डिजीजेस जो कि ह्यूमंस के अंदर होती हैं. और जब डिजीजेस का जिक्र चल रहा हो, जब आप वायरल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, फंगल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, हेलमिंथ से होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ डिजीजेस को डिटेल में भी देखो. इस चैप्टर के अंदर जिन बीमारियों पर बहुत अच्छा एनालिसिस कर रखा है वो है एड्स और वो है कैंसर. तो हमने क्या किया है, आज की इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया है. सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हेल्दी होना क्या होता है. फिर हम उन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको अनहेल्दी बनाती हैं और उन्हीं बीमारियों में, जिन दो बीमारियों पर आपका बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एम्फेसिस डाला हुआ है एनसीईआरटी में, उन बीमारियों के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे, यानी एड्स और कैंसर. तो आज का लेक्चर सिर्फ बीमारियों के बारे में हो जाएगा. अगले लेक्चर के अंदर, जो कि इस लेक्चर के जस्ट बाद अपलोड हो जाएगा 4-5 घंटे के अंदर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. यानी आपका पूरा का पूरा इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है. तो एक आज का लेक्चर एकदम लिंक्ड हो जाएगा हेल्थ और बीमारियों के बारे में, और अगला लेक्चर एकदम लिंक्ड हो जाएगा इम्यूनोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट. हम उसके अंदर जानेंगे, आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की बात करेंगे, अलग अलग सेल्स की बात करेंगे जो कि आपको इम्यूनिटी प्रदान करते हैं और आपके अंदर एंटर करने वाले पैथोजन से लड़ते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. और उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के बारे में कि अल्कोहलिज्म और ड्रगिज्म किस हिसाब से आपकी बॉडी को कमजोर बनाता है और इन बातों में क्या क्या गलत पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे. क्यों आपको अल्कोहलिज्म आज ही रोकना है, क्यों आप अगर अल्कोहलिक है तो क्विट करना है, या फिर अगर आप नॉन अल्कोहलिक है तो आपको आगे क्यों नहीं इन चीजों में पढ़ना. उन सारे प्रोस्पेक्ट्स को हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करेंगे. So it is going to be very very important from examinations point of view. प्लस जो अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज वाला टॉपिक है वो आपके लिए इस एज में पढ़ने के लिए सबसे अच्छी चीज है. एक तो आपको इस एज में सेक्स एजुकेशन के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा आपको अल्कोहलिज्म के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप औरों को भी ठीक तरीके से गाइड कर सको. बीइंग अ बायोलॉजिस्ट इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग अगर सोसाइटी में कुछ गलत देखते हैं और हमें अगर उसके बारे में पता है तो हम लोगों को गाइड भी करें, मोटिवेट भी करें. तो इस चैप्टर को यार स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन कि नया टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है जिसका नाम है मार्क्स अप लर्निंग ऐप. फटाफट टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करो, मार्क्स अप सर्च करो और मार्क्स अप सर्च करते ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ. यहीं पर आपको हमारे सारे लेक्चर्स की एनोटेटेड पीडीएफ मिलती है. एंड अदर देन दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हम लोग करते हैं, जो भी गिव अवेज हम फ्यूचर में रखने वाले हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको सारी जानकारी मार्क्स अप लर्निंग ऐप के ऊपर ही मिलने वाली है. तो झटपट जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, अदरवाइज डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो. मार्क्स अप ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. फ्री कोर्सेज भी वहां पर अवेलेबल है, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है. जैसी आपकी श्रद्धा हो आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ. हमारा एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है फॉर नीट 2021 जिसका नाम है सिग्मा स्टार. उसका नया वर्जन हम लोग लेकर आने वाले हैं, सिग्मा स्टार 2.0. एंड अदर देन दैट 11th क्लास का जो बैच है क्रिप्टो नाइट बैच, वो भी लॉन्च हो चुका है. अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. अगर आपको हमारी डीएलपी चाहिए, हमारी बुक्स चाहिए रिटन बाय द मार्क्स ऑफ फैकल्टी, तो आप वो भी अवेल करा सकते हैं. सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है. आप लोगों को ऐप पर भी सारी डिटेल्स मिल जाएगी इंक्लूडिंग द प्राइसेस. अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप विपिन शर्मा बायोलॉजी नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. बायोबली सीरीज की एक और नई, एक और एक्साइटिंग वीडियो, और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस एक्साइटिंग से लेक्चर को. सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ क्या होती है, या एक हेल्दी इंडिविजुअल कौन है, सेहत क्या है, और एक सेहतमंद व्यक्ति कौन है. सेहतमंद व्यक्ति से लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे, एकदम जीरो लेवल पे. हम लोग कोई साइंस की बातें नहीं करेंगे. अगर आपसे कोई पूछे कि एक व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी नहीं है तो क्या वो हेल्दी है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हेल्दी है.
क्योंकि हमारे लिए हेल्दी की डेफिनेशन यही है कि उसके अंदर कोई बीमारी ना हो, उसके सारे ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम कर रहे हो, उसके सारे ऑर्गन सिस्टम्स ठीक तरीके से काम कर रहे हो। हमारे लिए बेसिक पर्सपेक्टिव यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू साइंस, तो हमें व्यवहार के बारे में भी जानना चाहिए। हम एक इंसान को हेल्दी तब कह सकते हैं जब वो फिजिकली भी हेल्दी है, जब वो मेंटली भी हेल्दी है, जब उसकी माइंड और बॉडी का स्टेट एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो बंदा एकदम स्टेबल है, वो सोसाइटी में अच्छे तरीके से बिहेव करता है, अपने जो शुभचिंतक हैं, अपने जो वेल विशर्स हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव करता है। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहां पर आपको इनकॉर्पोरेट करनी होंगी। सबसे पहले जो हाइपोथेसिस दी गई थी रिलेटेड टू हेल्थ, उसको हमने क्या बोला था? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ओके, उसको हमने बोला था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। सो अकॉर्डिंग टू सम अर्ली ग्रीक्स ये हाइपोथेसिस दी गई, और इसमें क्या बताया गया? इसमें यह बताया गया कि अगर किसी पर्सन को ब्लैक बाइल है तो उस बंदे की पर्सनैलिटी हॉट होगी और उसे फीवर भी होंगे। हॉट पर्सनैलिटी का मतलब गर्म स्वभाव का होगा, गुस्सैल होगा, एंग्री यंग मैन होगा, और उसको बुखार भी होगा, यानी उसके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्योंकि अर्ली ग्रीक्स जैसे कि हिप्पोक्रेट और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के काफी सारे जानकार क्या कहते थे कि अगर ब्लैक बाइल आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है, यानी समझ लीजिए आपकी वॉमिटिंग आई और वॉमिटिंग काफी डार्क कलर की है, क्योंकि ब्लैक बाइल इज अ केमिकल विच इज सिक्रेटेड मोस्ट ऑफन बाय किडनी। तो ये जो ब्लैक बाइल है ये आपका किडनी से एसोसिएटेड है, एज वेल एज आपका काफी बार स्प्लीन से भी रिलीज हो सकता है। तो यहां पर ये जो ब्लैक बाइल है, अगर ये आपका मिक्स हो जाता है विद द वॉमिट, तो अल्टीमेटली आपकी वॉमिटिंग कैसी होगी? डार्क कलर की होगी। अगर आप अपने फीकल मैटर की बात करें तो वो भी कैसा हो जाएगा? डार्क कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो कहा जाता है कि ब्लैक बाइल मिक्स जो आपकी बॉडी के कंटेंट्स है वो सिर्फ तभी आ सकते हैं जब या तो आपकी पर्सनैलिटी हॉट हो या आपको फीवर हो। पर्सनैलिटी हॉट मतलब एंग्री, ओके, कि दिन भर तुम लोग एकदम बढ़िया गर्म रहते हो, गुस्सैल। तो हिप्पोक्रेट और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने इस चीज को क्या किया? इस चीज को प्रमोट किया कि हाँ भाई ये बात करेक्ट है, और इसे कहा गया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्योंकि जैसे ब्लैक बाइल आपका प्रिमिटिव मेडिसिन की अगर आप बात करें, एंशिएंट मेडिसिन की, तो तब आपका एक बहुत ही बढ़िया ह्यूमर कंसिडर किया जाता था, वन ऑफ द मेन ह्यूमर कंसिडर किया जाता था आपकी बॉडी का। ह्यूमर का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। तो इसीलिए इन अर्ली ग्रीक्स ने और आपके इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के जानकारों ने क्या कहा कि अगर ये फ्लूइड बढ़िया है आपकी बॉडी में, यानी कि ब्लैक बाइल बढ़िया है, ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो आपको फीवर होगा। लेकिन बाद में इस पूरी की पूरी हाइपोथेसिस को क्या किया? डिसअप्रूव कर दिया गया। क्योंकि हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज नॉट अ थ्योरी। हाइपोथेसिस इज नॉट अ थ्योरी, बट हाइपोथेसिस कैन बिकम अ थ्योरी। दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है मेरे दोस्त। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक तुक्का है, वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ लो मेरा पेन है, ये खराब हो गया, इट इज एन इलेक्ट्रिक पेन, ओके। तो ये दो मैकेनिज्म से चल सकता है, एक तो वाया वायरिंग और एक ये चल सकता है वाया बैटरी। तो ये चलते चलते क्लास में बंद हो गया। अब मेरे पास दो हाइपोथेसिस है। मैं कह रहा हूं कि शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई, और मेरे साइड में एक साइंटिस्ट बैठे हैं, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है कि यार इसके वायर जल गए। अब हम दोनों ने एक एक हाइपोथेसिस दे दी, हम दोनों ही सही या गलत हो सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि प्रूफ किसके फेवर में है। मैंने इसकी बैटरी बदल के देख ली, नई बैटरी डाल दी, लेकिन मेरा पेन नहीं चला, तो क्या मेरी हाइपोथेसिस सही हुई? बिल्कुल गलत हुई। अगर मैंने बोला सेल खराब होने की वजह से मेरा पेन नहीं चल रहा है, तो अगर मैंने सेल बदल दिया तो पेन चल जाना चाहिए, लेकिन क्या पेन चला? नहीं चला। मेरी हाइपोथेसिस गलत है। लेकिन मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने, जो मेरे साइड में साइंटिस्ट बैठा है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि इसके वायर जल गए हैं। जब हमने इसको इलेक्ट्रीशियन को दिखाया, उसने वायर की सोल्डरिंग कर दी, तो ये पेन चल पड़ा, यानी उसकी हाइपोथेसिस करेक्ट थी। तो हाइपोथेसिस शुड बी प्रमोटेड विद सम एविडेंसेस। ये हाइपोथेसिस जो है ये आपकी ट्रू भी हो सकती है और ये आपकी फॉल्स भी हो सकती है, राइट? अगर एविडेंस मिल गया तो ये करेक्ट हो जाएगी, अगर एविडेंस नहीं मिला तो ये फॉल्स हो जाएगी। अगर कोई हाइपोथेसिस है, कोई इवेंट है, उसके पीछे आपको मिलते जाते हैं काफी सारे प्रूफ, तब जाके वो एक प्रूवन थ्योरी मिल जाती है, बन जाती है। तो प्रूवन थ्योरी मतलब उसके पीछे एविडेंस है। थ्योरी मतलब काफी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, काफी रिसर्च हुई है, इस चीज को सही माना गया है पूरी दुनिया द्वारा, दैट इज अ थ्योरी। लेकिन हाइपोथेसिस कुड बी ट्रू, कुड बी फॉल्स।
तो यहां पर ये हाइपोथेसिस थी ना, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, तो इसको गलत साबित कर दिया किन्होंने, विलियम हार्वी ने। अब विलियम हार्वी साहब ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की कि ब्लड सर्कुलेट होता है, वही आपका मेन ह्यूमर है बॉडी का। तो ब्लैक बाइल वाला जो चीज थी ये रिजेक्ट होने लग गई। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई पर्सन है विद ब्लैक बाइल और आपके हिसाब से उसको फीवर है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तो इन्होंने थर्मोमीटर से क्या कर लिया, टेम्परेचर नाप लिया उस बंदे की बॉडी का और टेम्परेचर एकदम नॉर्मल निकला। यानी अगर पर्सन को ब्लैक बाइल है भी तो उसका टेम्परेचर से कोई खास लेना देना नहीं है, राइट। काफी बार आपकी जो बॉडी के कंटेंट्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं विद HCl, तो HCl जब अटैक करेगा तो चीजें डार्किश होने लग जाती हैं। सिमिलरली काफी बार जब आपका ब्लड आ जाता है इन कांटेक्ट विद HCl, तो वो भी अलग से लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। तो अगर आप एसिड डालोगे ब्लड के अंदर तो वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा, और जो आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन है ना वो आपका ब्राउनिश या एकदम ब्लैक होने लग जाएगा। तो यहां पर विलियम हार्वी ने इस चीज को गलत प्रूव कर दिया कि भाई जरूरी नहीं है अगर आप ब्लैक बाइल से पीड़ित हो तो उसका कुछ लेना देना है बॉडी टेम्परेचर के साथ। ब्लैक बाइल वाले एक पर्सन को उन्होंने बुलाया और उसका बकायदा टेम्परेचर चेक किया, तो टेम्परेचर क्या आया, एकदम नॉर्मल आया। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो थी, जो कि अर्ली ग्रीक्स द्वारा दी गई थी, वो डिसअप्रूव कर दी गई, इसे गलत माना गया। ओके, फिर बायोलॉजी में कुछ साल बाद क्या कहा गया कि माइंड जो है ये इन्फ्लुएंस करती है आपकी बॉडी के स्टेट को। तो क्या है, माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम। अब माइंड में क्या है या ब्रेन में क्या है, बेसिकली आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स हैं जो कि सिग्नल भेजेंगे टुवर्ड्स ऑल द बॉडी पार्ट्स, क्योंकि ब्रेन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, और यहां पर आपके एंडोक्राइन सिस्टम के भी काफी सारे ग्लैंड्स मौजूद हैं, जैसे कि आपका हाइपोथैलेमस यहां पर मौजूद है, राइट, आपका पिट्यूटरी यहां पर मौजूद है। तो क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम के भी इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर मौजूद हैं, जैसे कि आपका हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। तो ये भी पूरी बॉडी को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिल करके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। और इम्यून सिस्टम क्या करेगा, आपकी बॉडी को क्या बनाएगा, रोग प्रतिरोधक बनाएगा, यानी आपको हेल्दी रखेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि माइंड और मेंटल स्टेट ही आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। यानी आपकी बॉडी में जो भी सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी सारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स आप लोग देख सकते हैं, दे आर ओनली बीइंग टेकन इनटू अकाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंड। तो आपकी ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हेल्थ को मेंटेन करने में। अब आपकी हेल्थ जो है किस किस प्रकार से बिगड़ सकती है, हेल्थ को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहली चीज तो जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी जब आप बॉर्न हुए उस टाइम से ही आपकी बॉडी के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो आपको क्या बना सकती है, अनहेल्दी बना सकती है। यानी जब आप पैदा हुए उसी टाइम से आपके अंदर कोई बीमारी थी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम के बारे में आप पढ़ चुके हैं। डाउन सिंड्रोम क्या था, डाउन सिंड्रोम था 21st ट्राइसोमी, यानी 21st क्रोमोसोम, जो कि आपके 2 होने चाहिए, ऑब्वियसली पेयर में होने चाहिए, यहां पर 3 प्रेजेंट है। तो 3 क्रोमोसोम आपके प्रेजेंट है, 3 कॉपी है 21st क्रोमोसोम की, 2 कॉपी होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, आपको जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। सिमिलरली आपको लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, सिकल सेल अनीमिया हो सकता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड सारी की सारी डिजीज है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आ जाती है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि अभी जो सबसे तगड़ी चीज चल रही है वो क्या है, कोविड। तो कोविड से अच्छा एग्जांपल इस चीज का नहीं हो सकता। अब जो कोविड है ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीजेस है, यानी कि अगर आप को कोविड है और आप किसी और के पास जाते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, सामने वाले ने प्रिकॉशंस नहीं ले रखे हैं, मास्क नहीं पहन रखा है, अल्टीमेटली आपके जो एरोसोल्स है उस तक पहुंच गए, आपकी जो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स हैं सामने वाले बंदे तक पहुंच गए, तो वो भी बीमार हो जाएगा। तो डिजीजेस कुड बी वाया इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल की वजह से भी काफी सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि ओबेसिटी वगैरह, मोटापन। ओके, तो यहां पर आपको क्या रखना है, लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है। आप या तो बहुत दुबले हैं क्योंकि आप खा ही नहीं रहे हैं, और एक आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर टाइम पर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकती है। दूसरी चीज, आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर कि खाना और पानी अच्छा नहीं है, खाना और पानी कंटेमिनेटेड है। अगर कंटेमिनेटेड खाना पानी होगा तो पैथोजन उसमें ऑलरेडी आकर के इंफेक्शन दे चुका है। अगर आप उस गंदे पानी का सेवन करते हैं तो अल्टीमेटली आपको भी बीमारी हो जाएगी। आपको काफी सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस के बारे में पता है कि अगर आप पानी को ठीक से ट्रीट नहीं करते तो आपको डेंगू हो सकता है,
मलेरिया हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, क्योंकि उस पानी के अंदर पनपते हैं कौन? मच्छर। और वो मच्छर क्या होते हैं? वेक्टर्स। वो आप तक पहुंचा देते हैं पैथोजेनिक माइक्रोब को। तो आपको क्या करना है? अपने आसपास की जगह का भी ध्यान रखना है, अपनी पर्सनल हैबिट का भी ध्यान रखना है। तो आपको पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है, यानी खुद का, कि अच्छे से अपनी बॉडी को साफ करना है, साफ स्वच्छ रहना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, प्रॉपर अपने काम को टाइम देना है। यह हो गया पर्सनल हाइजीन। पब्लिक हाइजीन मतलब आसपास के कूलर्स में पानी जमा नहीं होने देना है। कोई टायर है जिसमें पानी जमा होता है, मच्छर पनपते हैं, तो उसको आपको क्या करना है? निकाल के फेंक देना है, राइट? आसपास कचरा नहीं जमा होने देना है, विच इज अ ब्रीडिंग हाउस फॉर अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स। तो वहां पर कचरा अगर जमा है आपके घर के पास, तो काफी सारे इंसेक्ट भी आएंगे। इंसेक्ट आएंगे तो ब्रीड करेंगे, इंसेक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी और आपके घर के अंदर आकर वो फूड को कंटेमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, एंड अल्टीमेटली आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। फूड पॉइजनिंग से बीमारी स्टार्ट होती है और अल्टीमेटली बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी आपको मिल सकती हैं। तो इन सारे फैक्टर से क्या होती है? हेल्थ अफेक्ट होती है। तो हेल्थ की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हेल्थ है क्या। तो हेल्थ का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज से नहीं है, या फिजिकल फिटनेस से नहीं है कि आपके 6 पैक्स हैं तो आप हेल्दी हैं, या आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आप फिजिकली स्ट्रांग हो, फिजिकली आप लोग एकदम करेक्ट हो, मेंटली स्ट्रांग हो, दिमाग आपका प्रिपेयर्ड हो, प्लस सोशल वेलबींग, आप लोगों से कैसे बिहेव करते हैं वो भी एक प्रोस्पेक्ट यहां पर आपको लेके चलना पड़ेगा। When people are healthy, जब लोग स्वस्थ होंगे तो वो अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे से काम करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, यानी आपके देश में पैसा आएगा, आपका देश विकास करेगा। इसलिए बीमार पड़ना हम लोग एक विकासशील देश के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें खुद की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति पर भी ध्यान देना है। अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो लॉन्गिविटी बढ़ेगी, यानी आपकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपका कम हो जाएगा। यानी जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती हैं, उनकी भी डेथ नहीं होगी, और उनके अंदर जो बच्चा है उसकी भी डेथ नहीं होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी पॉपुलेशन पर इसका बेहतर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अभी क्या है? हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, मेडिकल साइंस हैज ग्रोन अ लॉट। सो काफी ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र भी हो चुकी है, उनको भी हम लोग काफी बार बचा करके ले आते हैं टू द नॉर्मल लाइफ। दे केम बैक टू द नॉर्मल लाइफ एंड स्टार्ट लिविंग अगेन। ओके, तो ऐसी जो अभी हमारे पास हॉस्पिटल कंडीशंस हैं, उसमें मैटरनल मोर्टिलिटी और इन्फेंट मोर्टिलिटी एकदम घट चुकी है, कम हो चुकी है, जिससे कि बेहतर तरीके से सर्वाइवल पर इसका असर पड़ता है। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट अच्छे अमाउंट में खाते हैं, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, खुद की साफ सफाई करते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ये आपकी फिजिकल हेल्थ तो बरकरार रखता ही है, एक्सरसाइज वगैरह, योगा और मेडिटेशन आपकी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करता है, एंड अल्टीमेटली आप लोग फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए डिजीजेस के बारे में, और वो डिजीजेस हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है उनके बारे में। लोगों को हमें वैक्सीनेट करना चाहिए और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता भी फैलानी चाहिए। अभी आपको पता है कोविड की वैक्सीन आई है, कोवैक्सीन आई है, राइट, और उसके अलावा स्पुतनिक आई है। तो काफी सारी ऐसी वैक्सीन हैं जिनका विरोध होता है कि हम नहीं लगवाएंगे, इसके बाद हमें साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, या फिर हम नहीं लगवाएंगे, इसके काफी सारे रिपरकशंस है, हमें बुखार चढ़ जा रहा है, या फिर हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, या फिर हमारे हाथ में जिसमें हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसमें ठीक से सेंसिटिविटी नहीं आ पा रही है, 1-2 दिन के लिए हम कुछ सेंस नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गिव्स अ वैक्सीन बैकलैश, यानी कि वैक्सीन ना लगवाने के लिए लोग काफी सारे बहाने बनाते हैं, तो उनको जागरूक करना भी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने भी यही किया है कि जब आप किसी को कॉल मिलाते हैं तो सबसे पहला मैसेज क्या जाता है कि भारत में बनाई गई वैक्सीन एकदम सेफ है, आप उसका डोज जरूर लेकर आए। तो वो इसीलिए बोला जाता है जिससे लोगों के मन में जो भ्रम है रिलेटेड टू वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ये कम हो, क्योंकि जब भी किसी बीमारी की वैक्सीन बनती है तो स्टार्टिंग ट्रायल के डेटा को जो है लोग अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके आपस में स्प्रेड करने लगते हैं, विच इज नॉट राइट। हमें फाइनल कंक्लूजन पर ध्यान देना होता है कि क्या ये वैक्सीन आपको बीमारी से बचा सकती है या नहीं, और अगर वो आपको बीमारी से बचा सकती है, अगर कोई वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स को कंप्लीट करके मार्केट में उतरी है तो उसे जरूर लगाएं।
और ऐसे ही हमने पिछले 100 सालों के अंदर काफी सारी बीमारियों का खात्मा भी किया है और आज दुनिया में उन बीमारियों का नामो निशान तक भी नहीं है। तो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोग जो विरोध करते हैं उनको समझाना अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, आसपास कूड़ा कचरा जमा ना होने दें और उनका प्रॉपर डिस्पोजल करें, ऐसे भी कहीं भी ना फेंक दें। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पैथोजन। अब जैसे आपने सुना होगा मलेरिया। अब मलेरिया किससे होता है? काफी सारे लोग बोलेंगे सर मच्छर से होता है, मच्छर के काटने से। मेरे भाई मच्छर तो तुम्हें वैसे भी काटेगा, मलेरिया हुआ कैसे? वहां पर पैथोजन था जो मच्छर के अंदर प्रेजेंट था। सो वो जो प्लाज्मोडियम है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया है। तो मलेरिया होता किससे है? प्लाज्मोडियम से। लेकिन वो आपकी बॉडी में कैसे पहुंचा? मच्छर के थ्रू। तो आपको उस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को कंट्रोल करना है। अपने घर में पहली बात आने ही मत दो, और अगर गलती से आ गया इंसेक्ट रिपेलेंट या फिर किसी और चीज का इस्तेमाल करो। आसपास की जगह को क्लीन रखो जिससे वहां पर मच्छर पनपे ही ना। तो जब आप पब्लिक हाइजीन की बात करोगे ना, तो अल्टीमेटली आप लोग अपने आसपास के सारे घरों को सुरक्षित करोगे, खुद के साथ साथ भी। तो वेक्टर को भी हमें रोकना है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर, क्योंकि काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो खाने पानी से फैलती हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तभी आप लोग अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हो अगर आप इन सारी चीजों पर ध्यान दोगे तो। अब आप अनहेल्दी कब कहलाते हो? हेल्थ की तो बात हो गई कि मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग अगर आप हो तो आप हेल्दी कहलाओगे। इसका मतलब आपकी हेल्थ ठीक है। लेकिन अनहेल्दी आप कब हो जाते हो? जब फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स इज एडवर्सली अफेक्टेड। एडवर्सली अफेक्टेड मतलब इज नेगेटिवली अफेक्टेड। जाहिर सी बात है, ऑर्गन खराब होगा तो ही तो बोलोगे ना डिजीज कंडीशन है। अगर ऑर्गन बढ़िया हो गया है तो बोलोगे नहीं वाह क्या बीमारी है। तो यहां पर क्या है? एडवर्सली अफेक्ट होना चाहिए, ऑर्गन खराब होना चाहिए, तब आप इसे क्या बोलोगे? डिजीज्ड कंडीशन बोलोगे या अनहेल्दी कंडीशन बोलोगे। और यहां पर जो आपका ऑर्गन खराब हुआ है उस वजह से आपको साइंस और सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि आप बीमार हैं। जैसे आपको कैसे पता लगता है कि आपको जुकाम है? भाई सर दर्द करने लग जाएगा, नाक टपकने लग जाएगी, बार बार छींक आने लग जाएगी, तो आपको पता लग जाता है जुकाम है। बुखार है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, छूकर चेक कर सकते हो। तो अल्टीमेटली बीमारियों के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे डॉक्टर भी डायग्नोस कर पाते हैं कि आपको किस प्रकार की बीमारी। तो आसानी से बीमारियां पकड़ में आ जाती हैं। और अगर आपको बीमारी है तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड हेल्दी। आपको क्या बोला जाएगा? डिजीज्ड बोला जाएगा। और ये जो डिजीज है ये दो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। ये डिजीज हो सकती है इन्फेक्शियस डिजीजेस और ये हो सकती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इनके बारे में अगर बात करें और एक बेसिक एनालिसिस यहां पर लें तो इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसी होती हैं? जो कि स्प्रेड हो सकती हैं इजीली। यानी कि समझ लो कोई कोविड पेशेंट है, उसने किसी दूसरे पेशेंट के साथ कांटेक्ट बना लिया, भाई हाथ वाथ मिला लिया उसके साथ, या फिर ड्रॉपलेट्स जो है एक्सचेंज हो गई गलती से भी मान लो, तो क्या हो जाएगा? आपका यहां पर स्प्रेडेंस हो जाएगा ना, कोविड स्प्रेड हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई पेशेंट है जिसको एड्स है और उसने किसी दूसरे नॉर्मल बंदे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिया, तो दूसरे वाले को भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। तो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ये एक बंदे से दूसरे बंदे में स्प्रेड हो जाती है। लेकिन कुछ होती हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस विच डू नॉट स्प्रेड। अब ये स्प्रेड नहीं होती, जैसे कि कैंसर। अगर एक पेशेंट को कैंसर है तो दूसरे को कैंसर नहीं होगा। अगर आप उसके साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपको कैंसर नहीं होगा। तो कैंसर क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस है। इनको आप कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेबल मतलब जो कम्युनिकेशन से बढ़ जाए, और नॉन कम्युनिकेबल जो कम्युनिकेशन से ना बढ़े। ड्रग्स का और अल्कोहल का भी आपकी हेल्थ पर गलत प्रभाव पड़ता है। लीवर सिरोसिस हो जाती है, यानी लीवर जो है धीरे 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 रेग्रेस होने लग जाता है, लीवर डैमेज होने लग जाता है। और काफी सारी और भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, काफी सारे ऑर्गन सिस्टम्स पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो ड्रग और अल्कोहल को भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो। अब जो इंफेक्शियस डिजीजेस हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल सकती हैं, वो काफी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल दीज डिजीजेस कुड बी कॉज्ड बाय अ वायरस, वायरल डिजीजेस, जैसे कि आपका कोविड है, राइट। और इसके साथ अगर आप एड्स कंसिडर करना चाहें तो ये आपका हेलमिंथ है या वॉर्म है, तो ये आपके अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। फंगस है, ये आपके अंदर डिजीज कॉज कर सकता है, दांत खाज खुजली।
प्रोटोजोवन है, ये आपके अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। मलेरिया के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम। एंड उसके बाद आप बैक्टीरियल डिजीजेस भी देख सकते हो, काफी सारी डिजीज है जो आपको बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे कि टाइफाइड वगैरह। तो अब हम हमारी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अबाउट दीज डिजीज। तो वायरस से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? कॉमन कोल्ड हो सकती है, जो कि सबसे कॉमन बीमारी है जो आपको वायरस से होती है। ओके, आपको पोलियो भी हो सकता है, मीजल्स भी हो सकता है। तो यहां पर हमने 11th क्लास में एक ट्रिक देखी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, हेम्स एमआरपी। हेम्स एमआरपी का मतलब क्या था? हेम्स एमआरपी मतलब ऑल द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय वायरस, जो आपके पेपर में यूजुअली पूछी जाती है, जैसे कि हर्पेस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, रुबेला, पोलियो। तो यहां पर मीजल्स भी आ गया, पोलियो भी आ गया, कॉमन कोल्ड भी आ गया, जो आपको पता है ये वायरल डिजीजेस होती हैं, वायरस से होती है। बैक्टीरिया से अगर आप देखोगे तो टाइफाइड हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी, देन न्यूमोनिया हो जाएगा आपको, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, देन आपको प्लेग हो सकता है, डिप्थेरिया हो सकता है, टिटनेस हो सकता है। ये सारे डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। प्रोटोजोवन से मलेरिया हो सकता है। ओके, एंड यहां पर देखो फंगस से रिंगवॉर्म हो सकते हैं, दाद हो सकते हैं, जो स्किन के ऊपर लेजन्स बन जाते हैं वो दाद हो सकते हैं। और हेलमिंथ यानी वॉर्म वाली डिजीजेस, एस्कैरियासिस जो कि एस्कैरिस से होंगी, और फिलेरियासिस जो कि फिलेरियल वॉर्म से होंगी, और टीनियासिस जो कि टीनिया सोलियम से होंगी। नाम में ही सब कुछ दिया हुआ है। ओके, तो अब एक एक बीमारी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सिर्फ एक जनरल चार्ट था, इसको आप नोट ना भी करें तो चलेगा, बिकॉज ये सारी की सारी बीमारियां हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। तो डिजीज कॉज कौन करता है? डिजीज जो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है उसे क्या बोला? पैथोजन। जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है उसे पैथोजन बोला। लास्ट स्लाइड के अंदर आपने देखा कि वायरस भी डिजीज कॉज करता है, वायरल डिजीजेज, बैक्टीरिया भी डिजीज कॉज करता है, बैक्टीरियल डिजीजेज, आपका हेलमिंथ भी डिजीज कॉज करता है, राइट। इसके अलावा आपका फंगस भी डिजीज कॉज करता है। ये सारे क्या हो गए? ये सारे पैथोजन हो गए। यही वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपके अंदर बीमारी लेकर के आते हैं। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजन, यानी आपकी बॉडी पर अगर जो भी पैरासाइट है ज्यादातर उनमें से क्या होंगे? पैथोजेनिक होंगे। वो आपकी बॉडी पर अगर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए तो आप में बीमारियां भी फैला रहे होंगे। सिर्फ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि पैथोजेनिक नहीं होते। तो अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि ऑल पैरासाइट आर पैथोजेंस, तो ये बात गलत हो जाएगी। जैसे प्लांट के अंदर देखो पैरासाइट होते हैं ना, जैसे कस्क्यूटा है तो पैरासाइट है, लेकिन कोई बीमारी तो कॉज नहीं कर रहा ना दूसरे प्लांट के ऊपर। तो यहां पर क्या है, जरूरी नहीं कि हर पैरासाइट पैथोजन हो, लेकिन ज्यादातर जो पैरासाइट है जो आपकी बॉडी के अंदर घुस चुके हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर घुस चुका है ना पैरासाइट, तो कैसा हो जाएगा? एंडोपैरासाइट। अगर पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर घुस चुका है, जैसे समझ लो मेरे लिवर सेल के अंदर घुस चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? एंडोपैरासाइट। लेकिन अगर ये आपकी बॉडी के ऊपर चिपक करके आपसे न्यूट्रिशन डेराइव कर रहा है, तो ये कैसा हो गया? एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर, ये आपकी बॉडी के अंदर जाना प्रेफर नहीं करता, आपकी बॉडी के अंदर नहीं इन्वेड करता है। तो पैथोजेंस जो हैं या पैरासाइट जो हैं, ये हार्म करेंगे होस्ट की बॉडी को, यानी जिसकी बॉडी के ऊपर या जिसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट प्रेजेंट है उसे होस्ट कहा जाता है। तो ये लिविंग इन और ऑन देम, यानी अगर ये अंदर रह रहे हैं तो एंडोपैरासाइट, और अगर ये बाहर रह रहे हैं तो एक्टोपैरासाइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ पैथोजेंस जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं वाया वेरियस मीन्स। समझ लो हमने कोई गंदा पानी पी लिया है, कंटेमिनेटेड वाटर, उसके थ्रू कोई पैथोजन आ गया। हमने गंदा कोई खाना खा लिया है, वेजिटेबल खा लिया विच वाज ऑलरेडी कंटेमिनेटेड, तो उससे हमारे अंदर पैथोजन एंटर कर लेगा। किसी ने छींक मारी और वो एरोसोल गलती से मैंने इनहेल कर लिया तो भी पैथोजन आ सकता है। किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो भी पैथोजन आ सकता है। देयर आर वैरायटी ऑफ मीन्स जिससे अलग अलग पैथोजन मेरी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। जैसे ये बॉडी के अंदर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि इनको खाना पीना मिल गया है मेरी बॉडी से,
राइट। अगर एंडोपैरासाइट है, मेरी बॉडी के अंदर है, इसे अच्छा खासा खाना पीना मिल गया है, ये मेरे ब्लड से न्यूट्रिशन ले रहा है, और न्यूट्रिशन मिलने के बाद कोई भी सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करेंगे, इनका नंबर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर इंटरफेयर करना चालू कर देंगे नॉर्मल एक्टिविटीज के साथ, यानी मेरे जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन थे उनकी धज्जियां उड़ा देंगे, जिस वजह से मेरी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाएंगे। जैसे कोई फंगल डिजीज है तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए ना, आपको मेरी स्किन पर अलग से धब्बा दिख जाएगा, या फिर फंक्शनल डैमेज हो जाएगा, मेरा कोई ऑर्गन जो है, जो पहले कुछ फंक्शन कर रहा था उसका फंक्शन बिगड़ गया। तो दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलती है। पैथोजेंस जो है इनको अडेप्शन भी करनी होती है, दे नीड टू अडेप्ट, क्योंकि आपकी बॉडी में काफी सारे जुगाड़ हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस पैथोजन, तो पैथोजन को भी जुगाड़ लगाने पड़ते हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर बढ़िया सर्वाइवल कर सके। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पैथोजन है जो कि आपके गट में रहना चाहता है, जो कि आपके पेट में भी जाएगा, तो उसके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो लो पीएच से अपने आप को बचा सके, यानी आपके पेट के अंदर जो कंसंट्रेटेड HCl है इससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सिमिलरली आपने देखा था प्लेटीहेल्मिंथ जब हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम के अंदर कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई पैथोजन आया है, स्पेसिफिकली अगर कोई प्लेटीहेल्मिंथ आया है, कोई फ्लैटवर्म आया है, तो हुक्स वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। भाई उसको आपके किसी टिश्यू से चिपकना है तो क्लिंग करेगा ना अपने आप को, तो उसके पास एक हुक प्रेजेंट होता है, और किसी ऑर्गन के ऊपर चिपक के वहां से न्यूट्रिशन भी लेगा तो उसके पास सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, जैसे कि इनके पास हुक्स प्रेजेंट होंगे या सकर्स प्रेजेंट होंगे। ये सारी चीजें इन्हें बेहतर अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर अच्छा सर्वाइवल दिखा सके। नाउ पहली बीमारी जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यह है टाइफॉइड, और सबसे जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम ऊपर ही लिख लेंगे खाली स्लाइड में। तो साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से बीमारी होती है। तो साल्मोनेला टाइफी, ओके, टाइफी वर्ड इज टेकन फ्रॉम TYPHI, तो यहां से टाइफी वर्ड लिया गया है, तो साल्मोनेला से बीमारी होती है। और साल्मोनेला क्या है? साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये प्रोटोजोन है कि क्या है। साल्मोनेला वैसे भी ई कोलाई से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, एंड ई कोलाई आपका सबसे कॉमन बैक्टीरिया है जो आप लैब में इस्तेमाल करते हो, तो आप वहां से याद कर सकते हो दैट साल्मोनेला इज अ बैक्टीरिया। अब these pathogens generally enter the small intestine through food and water, यानी अगर आप contaminated food and water खा लेते हो तो आपका साल्मोनेला में S, M और LL आ रहा है, तो S, M और LL कहां आ जाएगा, और A भी आ रहा है एंड में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। बात समझ में आई भाई? याद करने की जरूरत ही नहीं है। साल्मोनेला कहां घुसेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। साल्मोनेला और स्मॉल कंपेयर करके देख लो, एज इट इज स्पेलिंग मैच हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसेगा। अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड ही तो प्रॉब्लम कॉज करेगा ना, तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, बाद में और ऑर्गन्स के अंदर इन्वेड कर जाएगा थ्रू ब्लड। तो टाइफॉइड को आप लोग टाइफॉइड फीवर भी बोलते हैं, टाइफॉइड बुखार भी बोलते हैं, तो इसमें हाई फीवर तो आपको देखने को मिलेगा ही, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस बुखार हो जाएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको लगभग 100 डिग्री 101 डिग्री के आसपास बुखार हो जाएगा। अब आपको बुखार हो गया है, आप लोग कमजोर भी महसूस करेंगे। इंटेस्टाइन से रिलेटेड ये डिजीज है तो आपको पेट में दर्द हो जाएगा, लोअर एब्डोमिनल रीजन में आपको दर्द हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाएंगे क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में गड़बड़ी हो चुकी है। तो अब मटेरियल आपका ठीक तरीके से नीचे पास नहीं करेगा, हेडेक हो जाएगा, सर दर्द होने लगेगा बुखार की वजह से, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। भाई पहले वाला मटेरियल ही बाहर नहीं निकला है तो और कैसे डालोगे? अगर आपकी बॉडी में पहले ही कब्ज हो रखी है, यानी आपका जो पुराना वाला मटेरियल है वही बाहर नहीं निकल रहा, तो आप और मटेरियल को कैसे खाओगे? तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। और काफी बार जब टाइफॉइड बुखार बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इंटेस्टाइन पर अटैक करता है, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे मल्टीपल छेद हो जाते हैं, और ड्यू टू दैट परफोरेशन आपका कंटेंट ठीक से पास नहीं हो पाता, डेथ तक भी हो सकती है इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर को पता लगाने के लिए, कंफर्म करने के लिए एक जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसे आप विडाल टेस्ट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, विडाल टेस्ट। और एक आपका सबसे स्टैंडर्ड केस लिया जाता है जब भी आप टाइफॉइड की बात करते हो, आप मैरी मेलन की बात जरूर करते हो। इनका नाम मैरी था,
तो इन्हें प्यार से क्या बोला गया? टाइफॉइड मैरी भी बोला गया। तो शी वॉज ए कुक बाय प्रोफेशन, और ये काफी दिनों तक, काफी महीनों तक इनफैक्ट लोगों को खाना खिलाती रही खुद बना बना के, और इसी हिसाब से क्या हुआ, काफी सालों तक ये टाइफॉइड लोगों को फ्री में देती रही कि हाँ भाई हमारे यहाँ से बर्गर खाओ, टाइफॉइड तुम्हें फ्री मिलेगा। तो इसलिए इसका नाम टाइफॉइड मैरी रख दिया गया। तो टाइफॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली बात, ये बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला और स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे लेटर मैच करते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले अफेक्ट करेगा, बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी इन्वेड कर सकता है। सिंस ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है तो मेन सिम्टम आपके स्टमक एक होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कॉन्स्टिपेशन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, फीवर आपको यहां पर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से हेडेक भी हो जाएगा, एंड काफी सारे सीवियर केसेस के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें परफोरेशन तक हो जाती है जिससे कि डेथ भी हो सकती है। इसको डायग्नोज करने के लिए विडाल टेस्ट का आप लोग इस्तेमाल करते हो, और टाइफॉइड मैरी यानी कि मैरी मेलन नाम की एक कुक काफी सालों तक खाने के साथ साथ फ्री कॉम्प्लीमेंट्री टाइफॉइड लोगों को देती रही। तो ये हमारे टाइफॉइड की बात है। निमोनिया, निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोकोकस। अब कोकस तो यार नाम से ही पता लग रहा है कि बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया की आपने 4 शेप देखी थी यार। एक आपका कोकस यानी गोल गोल, एक आपका बैसिलस यानी रॉड शेप का, एक आपका विब्रियो यानी आपका कॉमा शेप, और एक आपका स्पाइरलम यानी स्पाइरल शेप। तो भाई इन चारों में से कोकस है ना। अब कोकस अगर एक है तो क्या बोल दिया? इसे मोनोकोकस बोल दिया। कोकस एक है तो इसे मोनोकोकस बोल दिया। अब कोकस आपने 2 लगा दिए तो क्या बोल दिया? इसे डिप्लोकोकस बोल दिया, डिप्लोकोकस। और कोकस की ऐसे चेन बना दी ना, बहुत लंबी चेन बना दी, तो इसका नाम क्या हो गया? चेन की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, राइट। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी आपका निमोनिया कॉज करता है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं बकायदा यहां पर क्या कर दे रहा हूं? हाईलाइट कर दे रहा हूं। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बोल करके पूछ लिया जाता है कौन सी बीमारी कॉज करेगा, और स्टूडेंट बिना सोचे समझे मार देते हैं इन्फ्लुएंजा। दैट इज ऑब्वियसली करेक्ट, बट ऑप्शन में नहीं है तो क्या कर लोगे? तो उस टाइम पर निमोनिया मारना है हमें। तो क्या होगा? ये जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये निमोनिया कॉज करते हैं जिसकी वजह से एल्वियोलाई इन्फेक्ट हो जाते हैं। यानी हमारे लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि फूलते हैं, जो कि पतली वस्कुलर मेम्ब्रेन कैरी किए हुए होते हैं, जहां पर एक्चुअल गैस एक्सचेंज होती है, ये एल्वियोलाई हमने जो ऑक्सीजन लिया है वो ब्लड तक पहुंचा देते हैं और ब्लड का CO2 उठा करके हमारे मुंह से बाहर निकाल देते हैं। वो एल्वियोलाई जो है ये अफेक्ट हो जाते हैं। तो एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है। अगर एल्वियोलाई जो कि बना गैसियस एक्सचेंज के लिए, उसके अंदर आपने फ्लूइड भर दिया तो क्या अच्छे तरीके से गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब निमोनिया में क्या क्या होता है? पहली बात तो बुखार चढ़ जाता है, फीवर्स आएंगे, चिल्स आएंगे, सर्दी लगेगी, कफ होगा, जुकामें आएंगी, सर दर्द होगा। इन सिवियर केसेस आपके जो होठ है, आपके जो फिंगर नेल्स हैं, ये ग्रे या ब्लू कलर के हो जाते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा निमोनिया हो चुका है तो हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ओके, तो यूजुअली निमोनिया से हमें बच के रहना चाहिए और लोगों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि निमोनिया जो है ये ऐसे बैक्टीरिया से कॉज होता है। अगर आप स्नीज करेंगे और किसी और ने आपके ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया, एरोसॉल्स के कांटेक्ट में आ गए, आपके सेम जूठे ग्लास में पानी पी लिया, आपके साथ सेम जूठे थाली में खाना खा लिया, तो वो भी इन्फेक्ट होगा, क्योंकि इसका फैलने का मैकेनिज्म वैसा है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? अपना बेहतर ध्यान रखना है और लोगों का भी ध्यान रखना है। जब निमोनिया हो तो थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर लें। इसी प्रकार से काफी सारी और भी बैक्टीरियल डिजीजेस हो सकती है इंसान के अंदर, जैसे कि डायसेंट्री। ओके, तो एक बैक्टीरियल डायसेंट्री होती है, एक अमीबियल डायसेंट्री भी होती है। तो यहां पर बैक्टीरियल डायसेंट्री की बात हो रही है, आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेंशन किया जाएगा। तो यहां पर ये बैक्टीरियल डायसेंट्री है, होती किससे है? ये शिजेला नाम के बैक्टीरिया से भी हो सकती है। एंटेरो हेमोरेजिक एस्चेरिशिया कोलाई, तो ई कोलाई आपका बैक्टीरियम है, एंटेरो मतलब कि गट में प्रेजेंट, तो डायसेंट्री कॉज करेगा क्योंकि एंटेरो इसके नाम में ही है। ओके, एंड कंपाइलोबैक्टर, बैक्टर मतलब बैक्टीरिया। प्लेग, ओके, ब्यूबोनिक प्लेग जिसे आप ब्लैक डेथ भी कहते हो, ये यर्सेनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरियम से होती है। डिप्थेरिया की अगर आप बात करें तो ये कोरिनी बैक्टीरियम
डिप्थेरिया नाम के बैक्टीरिया से होगी। नाम में ये कॉर्नी बैक्टीरियम तो याद नहीं करना है। ओके, तो यहां पर डाइसेंट्री, प्लेग और आपका जो डिप्थेरिया है ये भी बैक्टीरिया से हो सकता है। सो दीज आर सम बैक्टीरियल डिजीजेस दैट वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब बात करते हैं वायरल डिजीजेस की। ओके, तो वायरल डिजीज में सबसे जो कॉमन है क्या है? कॉमन कोल्ड। नाम ही कॉमन कोल्ड है तो इतना कॉमन है कि सबको ये साल में 6-7 बार होगा ही होगा। सो मैनी वायरसेस आर ऑल्सो कॉजिंग डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। तो राइनो वायरसेस जो है ये एक ग्रुप ऑफ वायरस है, इसमें काफी सारे वायरसेस होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंफेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट कॉज करता है, दैट इज कॉमन कोल्ड। तो वायरस से होने वाली सबसे कॉमन जो बीमारी है वो कॉमन कोल्ड है। अब हम लोग ये बोलते हैं कि यार अगर आपने किसी बीमारी के प्रति वैक्सीन ले ली है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपको उस बीमारी को खत्म करने का जुगाड़ मिल जाएगा। लेकिन कॉमन कोल्ड का जो राइनो वायरस है बहुत जल्दी 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 म्यूटेट करता है, तो अल्टीमेटली आपको काफी बार कॉमन कोल्ड हो सकता है, राइट? आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी होने के बावजूद भी। द इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, यानी ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, थ्रोट को हार्म कर सकते हैं लेकिन लंग्स को नहीं करेंगे, बट नॉट द लंग्स। यहां पर निमोनिया की तरह लंग रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो यहां पर क्या है, कॉमन कोल्ड में क्या हो जाएगा, नजल कंजेशन हो जाएगी, नाक बंद हो जाएंगे। ओके, अजीब सी आवाज निकलने लग जाएगी, डिस्चार्ज होने लग जाएगा नाक से, यानी बहने लग जाएगा, टपक पड़ेगा। सोर थ्रोट, गला जो है खरखरा सा हो जाएगा। होर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस यानी खांसी आएगी, सर दर्द होगा, थकान होगी, नींद आती रहेगी सारे दिन। और ये जो पूरा का पूरा काम तामझाम है ये 7 दिन तक चल सकता है, 3 से 7 दिन, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप लोग ठीक हो जाते हैं। आपका इम्यून सिस्टम जो है अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम करता है। अब यहां पर वायरल बीमारी से अगर कोई पीड़ित है, अगर वो खांस देता है या स्नीज कर देता है, छींक देता है, और ये इनहेल कर लिया गया है एरोसोल और ट्रांसमिट हो गया है किसी नॉर्मल पर्सन तक, तो उसमें भी बीमारी हो जाएगी, राइट? यानी समझ लीजिए मेरा पेन है, मेरे हाथ में था, एंड अल्टीमेटली यार मैं ऑब्वियसली अगर मेरे को जुकाम है, मैं नाक वाक भी पूछ रहा हूं बार बार, एंड ये पेन जो है इस पे इंफेक्शन लग चुका है, नाउ इट इज एन इन्फेक्शियस पेन, ये मैं किसी को दे देता हूं, हेल्थी इंडिविजुअल को, तो उसके अंदर भी बीमारी के सारे लक्षण दिखने लग जाएंगे। तो कॉमन कोल्ड में खुद को बचा के रखें। याद करने लायक इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये याद करना है कि हाँ भाई राइनो वायरस से होता है, बस। बची हुई सारी चीजें यार, जुकाम के बारे में तो सबको 1000 बार हो रखी है, सबको सब कुछ ही पता होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एक ये लिख लो कि हाँ भाई लंग्स इसमें इन्फेक्ट नहीं होते, नॉट इन्फेक्ट लंग्स या डू नॉट इन्फेक्ट लंग्स, ठीक है? आपका बस नेजल पैसेज यहां तक ही आपका हार्म हो सकता है, लंग्स पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगर आप बात करें निमोनिया की, ओके, द थिंग दैट वी हैव टेकन इनटू अकाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पर निमोनिया हो चुका था, सॉरी वही मैं पीछे मुड़ के देख रहा था। यहां पर बात करो मलेरिया की, दिस इज मलेरिया, इसको मैं स्लाइड के अंदर ठीक कर दूंगा। तो मलेरिया कैसे होता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय द मलेरियल पैरासाइट, जिसको आप बोलते हो प्लाज्मोडियम। ओके, तो यहां पर आपका प्रोटोजोवन है जो कि बीमारी को कॉज करेगा, सो इट इज अ प्रोटोजोवन रिलेटेड डिजीज। तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे हम काफी सालों से लड़ रहे हैं, और प्लाज्मोडियम नाम का एक जो प्रोटोजोवन है वो इस बीमारी को कॉज करता है। अलग अलग स्पीसीज है आपकी प्लाज्मोडियम की, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि सबसे कॉमन मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया यहां पर है, प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम यहां पर है। फैल्कीपेरम क्या करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, एंड मैलिग्नेंट मलेरिया के चलते काफी बार डेथ भी हो जाती है इंडिविजुअल की। सो जो डेथ कॉजिंग मलेरिया है ना, कौन कॉज करता है, ये आपका प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम कॉज करता है। तो मैलिग्नेंट मलेरिया caused by falciparum is the most serious and it can even be fatal, डेथ आपकी इसी से होती है। इसके अलावा एक और स्पीसीज है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सबसे लेस कॉमन है, सबसे लेस कॉमन। तो इसको भी आप लोग अपनी एनसीईआरटी के अंदर लिख सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। लाइफ साइकिल क्या है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में एंटर कैसे करता है और आपकी बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, इन सारी चीजों के बारे में अब हमें जानकारी जुटानी है। सबसे पहले तो एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है जो आपको काटेगी। अब उस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर ऑलरेडी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है।
तो जब वो मच्छर आपको काटेगा, डंक चुभोएगा, तो आपके ब्लड के अंदर क्या रिलीज हो चुके हैं? आपके ब्लड के अंदर रिलीज हो चुके हैं इंफेक्शियस पार्टिकल्स या फिर इंफेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, और वो ऑर्गेनिजम्स पहुंच जाएंगे आपकी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स तक और वहां पर जाकर धूम मचा देंगे। जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम के अंदर सारी की सारी चीजें बता देता हूं। लेट्स जस्ट जूम इन टू दिस डायग्राम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ बेटर वे। अब यहां पर देखो क्या हुआ, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन, स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड विद बाइट। स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड का क्या मतलब है मेरे दोस्त? यहां पर स्पोरोजोइट क्या होती हैं? इन्फेक्शियस स्टेज होते हैं, यानी अगर मच्छर हमें इन्फेक्ट कर रहा है ना, तो वो स्पोरोजोइट भेजेगा सबसे पहले हमारे अंदर। तो ये जो स्पोरोजोइट थे लाल लाल कलर के, ये मेरे हाथ पे समझ लो मच्छर ने काटा तो हाथ में पहुंच गए। अब क्या हुआ, अब यहां पर मेरे ब्लड फ्लो के साथ साथ ये जो स्पोरोजोइट्स थे ये कहां पहुंच गए? ये लीवर में पहुंच गए। अब ये मेरे लीवर के अंदर पहुंच चुके हैं और लीवर के अंदर जाकर के क्या करेंगे? रोबस्ट तरीके से डिवाइड करेंगे, अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा? द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, गैमेट वगैरह नहीं बन रहे हैं, यहां पर क्या हुआ? असेक्सुअली ये अपना नंबर बढ़ाएंगे इन द लिवर सेल, और लिवर सेल के अंदर इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो ये 3 जो आपके स्पोरोजोइट्स थे यहां एंटर किए, अब इनका नंबर कितना बढ़ गया है? बहुत ज्यादा नंबर होने के कारण लिवर सेल्स फट जाते हैं, जो आपके हेपेटोसाइट्स हैं ये फट जाते हैं और अल्टीमेटली सारे के सारे जो पैथोजेंस हैं ये रिलीज हो गए हैं ब्लड के अंदर। तो अब ब्लड के अंदर इनकी मात्रा बढ़ चुकी है, तो ये क्या करेंगे? ये आपके और ऑर्गन्स के अंदर इन्वेड करने की कोशिश करेंगे। तो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल। अब ये ब्लड के अंदर है तो आरबीसीज में घुस जाएंगे, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल। अब इनका नंबर देखो बढ़ा, आरबीसी में एक पहले अंदर गया, इतने सारे बने, फिर ये रिलीज हो गए ब्लड के अंदर तो और आरबीसीज में घुसे। ओके, तो ये आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर घुस जाते हैं, कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम। यहां पर जो ये रिलीज होंगे ना, यहां पर हेमोजोइन भी रिलीज होता है, एंड दैट हेमोजोइन इज द मेन कॉज ऑफ चिल्स एंड फीवर्स ड्यूरिंग द मलेरिया। मलेरिया के दौरान आपको जो चिल्स और फीवर्स होंगे वो किसकी देन है? इस हेमोजोइन की देन है। तो जब आरबीसीज के अंदर जाएगा कौन? आपका इन्फेक्शियस स्टेज, और वो डिवाइड करेगा और आरबीसी फटेगी तो हेमोजोइन भी साथ साथ रिलीज होगा, जो कि आपको चिल्स और फीवर देगा। ओके, अब यहां पर आरबीसी फटे हैं तो काफी सारे पैरासाइट्स जो हैं ये अब रिलीज होंगे और नए आरबीसीज के अंदर जाएंगे। ऐसे ही करके ये अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे और आरबीसीज के अंदर इन्वेट करेंगे, वो आरबीसीज फट जाएंगी, नंबर और बढ़ेगा, और आरबीसीज के अंदर इन्वेट करेंगे, आरबीसीज फट जाएंगे, नंबर और बढ़ेगा, एंड सो ऑन। इस हिसाब से साइकिल चलती जाती है। और यहां पर ये क्या करने लग जाते हैं? अपने गैमेट्स भी बनाने लग जाते हैं। तो जब इनका नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये गैमेटोसाइट यानी गैमीट सेल्स बना लेंगे इन द आरबीसी देमसेल्फ। तो आरबीसी के अंदर क्या हुआ? मेल और फीमेल गैमेट बन गए, लेकिन ये फ्यूज नहीं करेंगे। तो फ्यूज कहां करेंगे? अगली बार जब आपको मच्छर काटेगा तो ये आपके खून को सक करता है, डंक चुभोता है और खून सक करता है। तो डंक चुभोते टाइम तो स्पोरोजोइट इसने आपको गिफ्ट में दे दिए, और खून चूसते टाइम इसने गैमेटोसाइट चूस लिए आपके ब्लड से। तो क्या हुआ? फीमेल मॉस्किटो जो है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है, गैमेटोसाइट को ले लेगी ब्लड मील के साथ, खून के साथ, और यहां पर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहां हो जाएगी? मॉस्किटो के गट के अंदर हो जाएगी। अब मॉस्किटो का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुई, और यहां पर जो स्पोरोजोइट थे, जो इन्फेक्शियस स्टेज थी, इन्हें स्टोर कर लिया गया इन द सलाइवरी ग्लैंड। तो जब ये डंक मारेंगे किसी और ह्यूमन के ऊपर तो ये क्या करेंगी? अपने सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट भी उन्हें गिफ्ट में दे देंगी। तो मैच्योर इन्फेक्टिव जो स्टेज है स्पोरोजोइट, ये आपके गट से एस्केप कर जाते हैं और सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। अगली बार जब आपका डंक मारेगा मच्छर यानी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो ये स्पोरोजोइट्स आपकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट और द प्लाज्मोडियम। तो अभी इस बात को गौर से समझने की कोशिश करना कि यहां पर थ्योरी के अंदर क्या लिखा हुआ है। प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में एंटर किया, कैसे किया? स्पोरोजोइट की फॉर्म में, इसीलिए इसे इन्फेक्शियस फॉर्म बोला। यानी जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करेगा ना, जब मॉस्किटो आपको बाइट करेगा, तो उस सबसे पहले जो इन्फेक्शियस फॉर्म आपकी बॉडी में आएगा, जो आपको इन्फेक्ट करेगा ना, उसे स्पोरोजोइट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट है। तो जब मच्छर ने आपको काटा,
जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने आपको काटा कि फीमेल ही खून चूसती है, मेल अपना हर्बीवोर रहता है, फूल पत्ती खाता है। यहां पे क्या हुआ, फीमेल ने जब आपको काटा तो स्पोरोजोइट आपकी बॉडी के अंदर पहुंचे, ये सबसे पहले लीवर सेल के अंदर जाएंगे और लीवर सेल के अंदर इतने डिवाइड करेंगे कि लीवर सेल को फाड़ के बाहर निकल जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही पहुंचे रेड ब्लड सेल के अंदर घुस गए। रेड ब्लड सेल के अंदर भी इतना डिवाइड किया कि रेड ब्लड सेल को रप्चर कर दिया। और जब रेड ब्लड सेल फट जाता है ना, जब इसके अंदर से काफी सारे ये स्पोरोजोइट्स निकलते हैं तो एक टॉक्सिन भी निकलता है जिसको आप क्या बोलते हैं, हेमोजोइन। एंड ये जो हेमोजोइन है ये जब आपके ब्लड में रिलीज होगा तब आपको चिल्स और फीवर्स आएंगे, यानी जो मलेरिया का बुखार है ये हेमोजोइन की वजह से होता है। तो इन्फेक्शियस स्टेज क्या है, स्पोरोजोइट, और बुखार किसकी वजह से आया, हेमोजोइन की वजह से आया। ओके, तो हर 3-4 दिन में जो बुखार आता है, जो चिल्स आते हैं, जो ठंडी लगती है, वो किसकी वजह से होती है, वो 3-4 दिन में जैसे आरबीसी फट रही है, हेमोजोइन जैसे रिलीज हो रहा है, तब तक आपके ये कारनामे हमें देखने को मिलते हैं। When female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasite enter the mosquito's body। यानी जब मस्किटो हमारे ब्लड को सक करेगा तो आरबीसी के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बने हैं मॉस्किटो के अंदर चले गए और मॉस्किटो के अंदर जाकर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगी उसके गट के अंदर, और गट के अंदर डेवलपमेंट होने के बाद जो स्पोरोजोइड से इन्हें स्टोर कर लिया जाएगा इन द सलाइवरी ग्लैंड, कि जैसे ही भाई वो किसी को काटे तो सबसे पहले उनका सलाइवा कांटेक्ट में आ जाए विद द ह्यूमन बीइंग, विद द होस्ट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां पर जैसे ही मच्छर काटेगा ह्यूमन को, स्पोरोजोइट आपके इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इन द होस्ट बॉडी और दोबारा से वही सारे इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे। स्पोरोजोइट सबसे पहले लिवर में जाएंगे, लिवर के सेल को फाड़ेंगे, इतना ज्यादा नंबर हो जाएगा कि ब्लड में जाएंगे, आरबीसीज को फाड़ देंगे, जैसे ही आरबीसीज फटेंगे हेमोजोइन रिलीज हो जाएगा और आपको ठंडी और चिल्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आरबीसीज के अंदर वो और ज्यादा डिवीजन करेंगे और अपने गैमेटोसाइट्स भी बना लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मलेरियल पैरासाइट को 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक आपका ह्यूमन जिसके अंदर असेक्सुअल साइकिल चलती है क्योंकि यहां पर कोई फ्यूजन नहीं हुई, और एक आपका मॉस्किटो जिसके अंदर आपके प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल चलती है। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो यहां पर सिर्फ वेक्टर का काम करता है, आपको बीमारी मच्छर से नहीं हुई, मच्छर सिर्फ आप तक लेके आता है उस पैथोजन को। तो आई होप दिस इज क्लियर। मच्छर ने आपको काटा और आपकी बॉडी में क्या डाल दिया, आपकी बॉडी में यहां पर क्या डाल दिया, स्पोरोजोइट। तो इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजोइट गए लीवर सेल में और लीवर सेल को फाड़ दिया असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, तो यहां पर क्या लिखोगे, असेक्सुअली लिखोगे। ओके, अब ये सेल्स कहां चले गए, आरबीसी के अंदर चले गए, इनटू आरबीसी। आरबीसी के अंदर जाकर इन्होंने आरबीसी को फाड़ डाला, आरबीसी को फाड़ा तो इसके साथ क्या निकला, हेमोजोइन भी निकला, हेमोजोइन भी निकला जिसकी वजह से चिल्स और फीवर्स आते हैं। हेमोजोइन टॉक्सिन यहां पर निकला। इसके बाद यहां पर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बने, इनकी फ्यूजन कहां पर हुई, इनकी फ्यूजन हुई है आपके मच्छर के अंदर, फ्यूजन इन मॉस्किटो, यानी सेक्सुअल पार्ट जो है आपका मॉस्किटो के अंदर होगा। यहां पर फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन हुई, स्पोरोजोइट आपके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर कर लिए गए एंड अल्टीमेटली जैसे ही अगली बार आपको डंक मारा जाएगा आपके ब्लड के अंदर दोबारा से क्या आ जाएंगे, यही सेम स्पोरोजोइट आ जाएंगे, साइकिल दोबारा से रिपीट कर दी जाएगी। कुछ और डिजीजेस के बारे में बात करते हैं, जैसे अमीबियासिस। तो नाम ही है अमीबियासिस, तो ये किससे होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा यहां पर कॉमन है, इनिशियल अल्फाबेट्स देखिए। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो कि एक प्रोटोजोवन है। अब प्रोटोजोवन में ही अलग अलग क्लासेस थी ना आपके, अमीबॉइड प्रोटोजोवन, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन, सिलिएटेड प्रोटोजोवन, राइट, आपके स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज जिनके अंदर है वैसे प्रोटोजोवन। तो यहां पर एंटमीबा इज एन अमीबॉइड प्रोटोजोवन। तो ये बात हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से क्लियर है। ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करेगा। अब डाइसेंट्री हमने देखा था, बैक्टीरियल डाइसेंट्री भी हो सकती है और आपकी अमीबिक डाइसेंट्री भी है। तो अमीबिक डाइसेंट्री कौन कॉज करेगा, एंटमीबा। देखो पीछे हमने बताया था यहां पर कि आपकी जो डाइसेंट्री है दिस कैन बी बैक्टीरियल जो कि शिजेला से हो रही थी, या फिर एंटेरोहेमोरेजिक एस्चेरिशिया कोलाई से हो रही थी। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करने वाली जो डाइसेंट्री है एंटमीबा कॉज कर रहा है, विच इज अ प्रोटोजोवन, विच इज नॉट अ बैक्टीरिया। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपकी अमीबिक डाइसेंट्री की बात हो रही है या बैक्टीरियल डाइसेंट्री की, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों ही मौजूद है।
सिम्टम्स क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है तो वही एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे, कॉन्स्टिपेशन, ओके, एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमेन में पेन होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्रैम्प्स यानी मरोड़ यहां पर आने लग जाएगी, स्टूल्स विद एक्सेसिव म्यूकस यानी कि जो आपके स्टूल्स हैं, जो आपका फीकल मैटर है उसमें एक्सेसिव म्यूकस निकलने लग जाएगा, एंड ब्लड क्लॉट्स, उसके अंदर ब्लड भी आपको दिखाई देगा अपने फीकल मैटर के अंदर, तो समझ लो भाई गड़बड़ हो चुकी है। और यहां पर जो आपका वेक्टर है यह हाउस फ्लाई यानी घर की मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, तो इसलिए घर की मक्खी को भी खाने की किसी चीज पर बैठने नहीं देना है, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर उड़ती है मक्खी, तो इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर पर जाकर बैठेगी और वहां से पैथोजन को लाकर तुम्हारे खाने के ऊपर या फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर परोस देगी। अगर आप ऐसा खराब पानी पियोगे या फिर ऐसा खराब खाना खाओगे कंटेमिनेटेड विद द फीकल मैटर, तो आपको भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने काफी सारे नियम बनाए हैं कि खुले में शौच करना मना है। क्यों? क्योंकि जब आप खुले में शौच करते हो और आपको कोई बीमारी है और उसके ऊपर अगर हाउस फ्लाई बैठती है आपके फीकल मैटर के ऊपर, तो वो आप ही के घर में आकर खाने पर भी बैठेंगी, और फूड सोर्सेज के ऊपर अगर सेम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आ चुका है, सेम पैथोजन आ चुका है, तो जो भी उस फूड को खाएगा वो भी निरंतर बीमार ही रहेगा। इसीलिए हाउस फ्लाई को भी हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, इंसेक्ट रिपेलेंट्स होना ही होना चाहिए हमारे घर पे। एस्कैरियासिस, नाम क्या है एस्कैरियासिस, तो आगे के अल्फाबेट देख लो, एस्कैरिस, तो एस्कैरिस विच इज द कॉमन राउंड वर्म, ये कॉज करता है एस्कैरियासिस। और वुचरेरिया, जिसको वुचरेरिया इज कॉज बाय फिलेरियल वर्म, तो यहां पर इसे फिलेरियासिस भी कहा जाता है। तो ऑर्गेनिज्म के नाम पर ही बीमारी आप लोग काउंट कर सकते हो। जैसे एस्कैरियासिस है तो एस्कैरिस से हो रही है, फिलेरियासिस है तो फिलेरियल वर्म से हो रही होगी। तो ऐसे ही एस्कैरिस या फिर फिलेरियल वर्म और ऐसे ही और हेलमिंथ मिलकर क्या करते हैं, काफी सारे डिजीजेस आदमी के अंदर, मैन के अंदर कॉज कर सकते हैं। एस्कैरिस विच इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज एस्कैरियासिस, यानी ये जो डिजीज है ये भी आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ओके, अमीबिक डायसेंट्री हमने देख ली, इसके अलावा हमने साल्मोनेला टाइफिमुरियम से होने वाला टाइफॉइड देख लिया। यहां पर ये जो बीमारी है एस्कैरियासिस, ये भी आपके इंटेस्टाइन को हार्म करती है। सिम्टम क्या होंगे, यहां पर इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मसल्स में, स्मूथ मसल्स में पेन होगा, फीवर हो जाएगा, आपको अनीमिया हो जाएगा यानी ब्लड की कमी, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो अल्टीमेटली ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, सिंस इंटेस्टाइन को हार्म करती है, ये ब्लॉक कर देगी इंटेस्टाइनल पैसेज को। बीमारी होती कैसे है, द एग्स ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीकल मैटर, यानी अगर समझ लीजिए किसी पर्सन को एस्कैरियासिस हुआ है तो वो जब अपने फीकल मैटर को रिलीज करेगा तो इस पैथोजन के एग्स भी उसके फीकल मैटर के साथ निकलना स्टार्ट होंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा, अगर वो खुले में शौच करता है तो सॉइल में जहां पर फीकल मैटर पड़ा हुआ है या फिर वाटर, जो कि अलग अलग इंसेक्ट लाकर वाटर कंटेमिनेट कर देंगे, उस सॉइल में जो प्लांट उगेंगे वो इन सब में क्या होगा, एक सोर्स ऑफ इंफेक्शन होगा। सो अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इंफेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसीलिए कहा जाता है कि खुले में शौच ना करें, क्योंकि सॉइल भी अगर कंटेमिनेट हो गई, उसके अंदर पैथोजन है, उसके अंदर अगर बीमारी का सोर्स है, तो वहां पे अगर आप कुछ भी उगाएंगे तो वहां पर भी पैथोजन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और अगर आप उन सब्जी फलों का सेवन करते हैं या गंदे पानी का सेवन करते हैं तो आपको बीमारी हो जाएगी। सो एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस। और फिलेरियल वर्म क्या कॉज करता है, फिलेरियासिस कॉज करता है। तो वुचरेरिया, जैसे कि वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड वुचरेरिया मलाई, जिनको आप फिलेरियल वर्म कहते हो प्यार से, ये आपकी स्लोली डेवलपिंग इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं ऑफ ऑर्गन इन मैनी ईयर्स, जिसे आप कहते हैं फिलेरियासिस। इसको एलिफेंटाइसिस भी कहा गया है। एलिफेंटाइसिस मतलब हाथी जैसा आपका पैर हो जाता है, एलिफेंट वर्ड यहां पर आ रहा है, तो इसे हाथी पांव भी कहा जाता है हिंदी में। तो यहां पर ये एलिफेंटाइसिस आप लोग देख सकते हो। इन सारे इंडिविजुअल्स की जो हमने फोटो ली है यहां पर, इन सब के पैरों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो जो मोटे मोटे पैर हैं आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जस्ट लाइक एन एलिफेंट। तो यूजुअली ये क्या करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स पर अटैक करते हैं ऑफ लोअर लिम्स, यानी पैरों में, एंड इसे एलिफेंटाइसिस कहा गया है क्योंकि पैर आपका फिर हाथी जैसा हो जाएगा। और जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं ये भी अफेक्ट होते हैं और इनकी भी डिफॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलती है। जो जेनाइटल ऑर्गन है यहां पर इनकी भी
डिफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जेनाइटल ऑर्गन डिफॉर्मिटी, राइट। तो फिलेरियासिस कौन कॉज करेगा? वुचरेरिया। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई भी कॉज कर सकता है, वुचरेरिया मलाई भी कॉज कर सकता है। The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of female mosquito vector, यानी यहां पर भी आपके फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के फॉर्म में लेकर जाएगी पैथोजन को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक, उसे भी हाथी पांव हो सकता है। रिंग वॉर्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंगल डिजीजेस, आपने काफी सारे एड्स में भी देखा होगा, दांत खाज खुजली को भगाए, बीटेक्स लगाए, बीटेक्स मलहम। तो फंगल इन्फेक्शन से, रैशेस से बचने के लिए उस मरहम का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैनी फंगस बिलोंगिंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम, वो माइक्रोस्पोरम जेनेरा के हो सकते हैं, यानी उनका जीनस माइक्रोस्पोरम है। ट्राइकोफाइटोन हो सकता है या एपिडर्मोफाइटोन हो सकता है। एपिडर्मो का नाम ही क्या है? एपिडर्मो इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम एपिडर्मिस, यानी अपर लेयर के ऊपर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये रिंग वॉर्म कॉज करते हैं। रिंग वॉर्म मतलब आपके रिंग लाइक होंगे, गोल होंगे स्ट्रक्चर में। एंड ये सबसे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है आदमी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। काफी लोगों को लगभग यूजुअली हर साल गर्मियों के मौसम में देखने को मिल जाते हैं दांत। तो ये होते कैसे? ये आपके तब होते हैं जब हीट और मॉइस्चरस एनवायरनमेंट दिया जाए फंगस को। फंगस कहां ग्रो करता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे, यानी ऐसी जगह जो गर्म है और ऐसी जगह जो ह्यूमिड है, यानी जिनमें वाटरी कंटेंट, मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा है। अगर स्किन का ये फोल्ड बन रहा है देखो, तो यहां पर क्या हुआ, स्किन बार बार कांटेक्ट में आएगी। जैसे गर्दन है यार, गर्मी का टाइम है, ऐसे बैठ गए थोड़ी देर के लिए, तो स्किन फोल्ड बन गया ना यहाँ पे। तो ये पार्ट जो है आपस में स्किन कांटेक्ट होती है, रग होती है एक दूसरे के साथ, तो अल्टीमेटली क्या होगी, हीट जनरेट होगी। एंड यहां पर पसीना भी सबसे ज्यादा आता है स्किन फोल्ड्स के ऊपर, तो मॉइस्चर भी मिलता है। तो हीट भी है, मॉइस्चर भी, सबसे बढ़िया जगह है ग्रो करने के लिए, राइट। इसीलिए आपके यहां पर गर्दन में पीछे की साइड जो है, जहां पर भी छोटा सा स्किन फोल्ड बनेगा वहां पर ये हो सकते हैं। और एक बार ये कहीं पर हो गए आपकी बॉडी में और आपने खुजा करके दूसरी जगह हाथ लगा लिया है, तो आपने पैथोजन को ट्रांसफर कर दिया। फिर जहां जहां हाथ लगाओगे वहां वहां ये बीमारियां होती जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि इसको छेड़े ना, अगर हो गया है तो दवाई लगा कर रखें, इसको फैलने ना दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको फैलने से रोकना। तो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प इज द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, यानी ये जो आपके ड्राई स्केली यहां पर लेजन्स देखने को मिल रहे हैं, ये आपके फंगल इन्फेक्शन से होते हैं। और ये आपका देखो रिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है, एकदम गोल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रिंग है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका रिंग वॉर्म हो जाएगा। These lesions are accompanied by intense itching, खुजली बहुत होती है इनमें, इसीलिए दवाई लगाना जरूरी है। अगर दवाई नहीं लगाई तो खुजली होती रहेगी। एक जगह खुजली करोगे, दूसरी जगह कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली हाथ लगा ही दोगे, मुंह पे या फिर शरीर के किसी भी पार्ट पे, वहां पर भी ये फैल सकता है, इसीलिए खुजाना नहीं है, राइट। सो हीट एंड मॉइस्चर से ग्रो करते हैं, तो कहां कहां ग्रो करेंगे यार? सीधी सी बात है, जहां पर स्किन फोल्ड्स होंगे, ओके, फॉर एग्जांपल इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज, जहां पर भी दो चीजें टकराती है, जैसे उंगलियों के बीच में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पैर की उंगलियां हो, हाथ की उंगलियां हो ना, वहां पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज हीट और मॉइस्चर दोनों अवेलेबल है। रिंग वॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, यानी ये सॉइल से भी आ सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी और को ये फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, उसका टॉवल ले लिया, क्लोथ्स ले लिए, कपड़े पहन लिए, या फिर अगर कॉम भी यूज कर लिया है, तो भी आपको बीमारी हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है उसके स्कैल्प के ऊपर ये बीमारी हो। देखो यार, स्कैल्प भी तो लिखा हुआ है ना, तो अगर किसी की स्कैल्प के ऊपर बीमारी, तो उसका कंघा आपने यूज कर लिया, आपकी भी स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये आपका रिंगवॉर्म है। व्हाट टू डू देन? इतनी बीमारियां हैं चारों ओर, प्रोटोजोवन अलग डिजीज कॉज कर रहे हैं अपनी, फंगस अलग डिजीज कॉज कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है, वायरस कर रहा है, हेलमिंथ कर रहे हैं, बचे कैसे? What are the important measures that one should take to protect themselves from getting infected from these diseases? उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो हमने स्टार्टिंग में कर ली थी, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके रखें, जिससे कि प्रिवेंशन हो जाए। पहली बात तो बीमारी हो ही ना, और अगर थोड़ी बहुत फैल गई है उसको आप कंट्रोल कर सके, राइट। पर्सनल हाइजीन में क्या है? खुद का ख्याल रखो, जैसे कि अपनी बॉडी को क्लीन रखो, स्वच्छ पानी पियो, अच्छे फ्रूट्स खाओ, अच्छी वेजिटेबल खाओ, अच्छी खाने की चीजें खाओ जो कि हाइजीनिक हो। पब्लिक हाइजीन में क्या हो गया? पब्लिक हाइजीन में प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट,
जो एक्सक्रीटा है पूरी कॉलोनी का, उसको ठीक से आप लोग मैनेज करवाओ बोल करके। किसी को भी बाहर कचरा मत फेंकने दो। जहां पर भी आपके वाटर रिजर्वायर्स मौजूद है उनके अंदर अगर गंदा पानी है तो उसकी पीरियोडिक क्लीनिंग कराओ। एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बनाओ कि हर 15 दिन बाद क्लीनिंग होनी चाहिए, हर 10 दिन बाद क्लीनिंग होनी चाहिए, और बकायदा उसमें अपना योगदान भी दो। पूल्स अगर है कोई खाली जिनके अंदर बरसात का पानी भर जाए उनको क्लीन कराओ, टैंक्स हैं उनको क्लीन कराओ, और पब्लिक केटरिंग के काफी सारे हाइजीनिक मेथड जो है वो लेकर के आओ कि अगर कहीं पर कोई स्पेसिफिक पार्टी हो रही है तो आपको कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कहीं किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कंसिडर्ड। सो आपको खुद के हाइजीन की तो मेंटेनेंस करनी ही है, आपको पब्लिक हाइजीन का भी ध्यान रखना है, तब आप एक हेल्दी इंडिविजुअल कहलाओगे। These measures are particularly essential where infectious agents are transmitted through food and water। यानी जब फूड और वाटर के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है तो ये सारी चीजें अच्छी हैं कि पानी ना भरने दें, जिससे पानी के थ्रू होने वाली बीमारी रुक जाए। फूड अच्छा खाएं, फ्रूट अच्छे खाएं, वेजिटेबल अच्छे खाएं, पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखें, प्रॉपर डिस्पोजल करें वेस्ट का। तो टाइफॉइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, इन सारी बीमारियों को कॉज होने से रोकने के लिए ये ठीक मेजर्स हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि एयरबॉर्न होती है। जैसे आपका कोविड है, एयर के थ्रू फैलता है ना। अब आपने छींका और आपके एरोसॉल चले गए एयर के अंदर, और किसी और ने उसके नीचे सस्पेंड होने से पहले उसे इनहेल कर लिया तो उसको बीमारी हो जाएगी। तो इसके अंदर मास्क वगैरह जो है एक बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय है जिससे कि आप अपने आप को बचा सकते हो। अगर आपको न्यूमोनिया भी है और कॉमन कोल्ड भी है तो क्या करो, अपने आप को क्लोज कॉन्टेक्ट में मत रखो किसी के भी साथ, जिससे कि आप औरों में बीमारी फैलने से बचा पाए। For diseases such as malaria and filariasis, the most important measure is to control or eliminate the vector। अब फिलेरियासिस यानी हाथी पांव जो है ये भी आपका वेक्टर के थ्रू हो सकता है, और मलेरिया भी आपका प्लाज्मोडियम वेक्टर के थ्रू हो सकता है। तो क्या करो, जो मॉस्किटोज थे जो इनको लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इन पैथोजेंस को, उनका आपको क्या करना है, खात्मा करना है। तो यहां पर क्या करना है, उनको हमें कंट्रोल करना है बाय डिस्ट्रॉइंग देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। जहां पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं ना, एक पर्टिकुलर जगह जहां पर वो जमा होते हैं, उस जगह को खत्म कर दो। जैसे कि स्टैग्नेशन ऑफ वाटर को अवॉइड करना है, क्योंकि ठहरे हुए पानी में बहुत ज्यादा ब्रीड करते हैं। अगर कोई टायर है जिसमें पानी भर गया, कोई कूलर जिसमें पानी भर गया, कोई टैंक जिसमें पानी भरा हुआ है, फटाफट जाएंगे वहां पर अपना अड्डा बना लेंगे मॉस्किटोज और वहां पर रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको कूलर में पानी नहीं भरने देना है। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानियां लगानी है जिससे आपको काटे ना कोई मच्छर। गंबूसिया फिश लेकर आनी है पॉन्ड में यानी तालाबों में। क्यों? क्योंकि गंबूसिया फिश मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। तो जो भी लार्वा बनेगा ना ठहरे हुए पानी में, गंबूसिया के लिए वो खाना हो जाएगा और आपके लिए वो बीमारी से बचने का जुगाड़ हो जाएगा। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहो अपने इलाके के अंदर, आसपास जितनी भी जगह पानी भरा हुआ दिख रहा है वहां पर वायर मैश लगाओ, यानी कि एक तार का जाल बना करके लगाओ घरों के बाहर। जैसे कि हम लोग एक गेट लगाते हैं उसके बाद जाली लगवाते हैं, तो वो जो जाली है उसका होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि घर में वेंटिलेशन पूरी हो, काफी लोग गेट खुला रखते हैं, तो क्या करो, गेट खुला रख लो, जाली बंद कर दो। उस वायर मैश का साइज, पोर साइज इतना कम होना चाहिए कि मच्छर अंदर ना घुस पाए, तो आपके घर में इंसेक्ट नहीं आ पाएंगे। तो यहां पर क्या है, आपकी वेक्टर बॉर्न डिजीज को आप ऐसे कॉज होने से बचा सकते हो, जैसे कि एडिस मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। इन सबको अगर आप पनपने ही नहीं दोगे तो आपको डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ऐसी बीमारियां नहीं होंगी। तो आपको क्या रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है अलग अलग प्रकार से। अगर कोई वाटर बॉर्न डिजीज है तो पानी से रिलेटेड समस्या का समाधान करो, कोई एयर बॉर्न डिजीज है तो अपने आप को आइसोलेट कर लो, कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज है तो वेक्टर का खात्मा कर दो। बायोलॉजिकल साइंसेज में भी काफी सारी एडवांसमेंट्स अभी आ चुकी हैं, जिसने हमें काफी सारे मेथड्स दिए हैं बीमारियों से बचने के। फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। काफी सारी ऐसे डिजीजेस थी जिसने दुनिया की एक भारी भरकम पॉपुलेशन को मौत के घाट उतार दिया, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स। लेकिन क्या हुआ, अभी हम इस पूरी की पूरी बीमारी को दुनिया से इरेडिकेट कर चुके हैं, गायब कर चुके हैं, इसका खात्मा कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी वैक्सीन है। तो अब ये बीमारी लौट करके नहीं आएगी। और हम इंडिया को भी पोलियो मुक्त बना चुके हैं। डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, टिटनेस ये भी काफी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं। एंड सिमिलरली वी आर इन एन अर्ज टू कंट्रोल कोविड एज वेल। उसके लिए भी हमारी जो जंग है वो जारी है। तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ वैक्सीन को भी हमें प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि बीमारियां वापस मुड़ करके ना आए।
जो बायोटेक्नोलॉजी है यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसने भी सेफर वैक्सीन और नई नई वैक्सीन, अफोर्डेबल वैक्सीन बनाने की तरफ एक नया कदम बढ़ाया। एंड इसके अलावा एंटीबायोटिक्स की भी डिस्कवरी हो चुकी है, काफी साल पहले हो चुकी थी, लेकिन इनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब हमारे पास फंगल एंटीबायोटिक्स है, हमारे पास बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है, जो कि काफी सारे इंफेक्शंस को, काफी सारी बीमारियों को इफेक्टिवली ट्रीट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एड्स। जैसा कि हमने बताया था, दो बीमारियों के ऊपर स्पेशल एम्फसाइज किया गया है इन एनसीईआरटी। पहली जो बीमारी है वो है एड्स और दूसरी जो बीमारी है वो है कैंसर। सो इन दोनों के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। एड्स कॉज होता है बाय एचआईवी, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, या नॉर्मल भाषा में ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो वो वायरस कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाकर के खुद को रेप्लिकेट करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड कैंसर किस किस प्रकार से हो सकता है, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम कैंसर वाया अर्ली डायग्नोसिस, और कौन कौन से एफिशिएंट ट्रीटमेंट्स हैं कैंसर के। इम्यूनोथेरेपी क्या है, रेडियोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी क्या है, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सो अब बात करते हैं सबसे पहले एड्स के बारे में, एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कैंसर इन डिटेल, राइट। सो एड्स का मतलब क्या होता है? एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब ये कंजेनाइटल डिजीज नहीं है, ये एक्वायर करी गई है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यानी उसकी बर्थ के बाद ये खुद एक्वायर करी हुई डिजीज है। चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो, चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू हो, या फिर आपकी शेयरिंग द कॉमन नीडल्स के थ्रू हो, ये एक्वायर्ड है। तो एक्वायर्ड का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ के दौरान इस डिजीज को एक्वायर किया है। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब ये रहता है कि यहां पर आपका इम्यून सिस्टम जो है ये डेफिसिट हो जाएगा, इम्यून सिस्टम जो है ठीक से काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो टी सेल्स होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं यहां पर। एंड इफ देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इम्यून सिस्टम किसी भी बीमारी से ठीक तरीके से लड़ नहीं पाएगा। तो कोई भी ऐसा पैथोजन जो कि बहुत ज्यादा इंफेक्शियस नहीं है, जिसकी बीमारी फैलाने का दर बहुत कम है, वो भी आकर के आप में बीमारी कॉज कर सकता है। एंड लास्ट वर्ड इज सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब यहां पर क्या है, आपके ग्रुप ऑफ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो एड्स है ये आपके काफी सारे ऑर्गन्स को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, जिससे आपको मल्टीपल सिम्टम्स एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो एड्स एक और बार देखिए, डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसे बोला जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी यहां पर हो चुकी है। और सिंड्रोम क्यों बोला, क्योंकि ग्रुप ऑफ सिम्टम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पहला जो केस एड्स का देखने को मिला था ये 1981 में देखने को मिला था, और पिछले 40 साल के अंदर काफी सारे केसेस आपको देखने को मिले हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये डिजीज फैल चुकी है। तो हमारे पास 25 साल का डेटा है, जब एनसीईआरटी लिखी गई थी उसके बाद इस डेटा को अपडेट नहीं किया गया है। उस डेटा के अनुसार 25 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो है आज के दिन में इन्फेक्टेड हैं बाय एचआईवी। और सबसे बुरी बात क्या है इस डिजीज की, क्यों ये सबसे खतरनाक बीमारियों में काउंट की जाती है, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है। काफी सालों से इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, बट देयर इज नो परमानेंट क्योर ऑफ एड्स, नो परमानेंट क्योर। तो इस बीमारी के लिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर अपने आप को प्रिवेंट कर पाए, क्योंकि इट्स नॉट एन कंजेनाइटल डिजीज, ये एक एक्वायर्ड डिजीज है, आप इसे एक्वायर करते हो। तो अगर आप सावधानी पूर्वक अपनी जिंदगी में हर एक कदम चलते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं करते हैं, अगर आप ऐसे ही कोई कैजुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं, देन अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप किसी की भी यूज की हुई निडल को दोबारा यूज नहीं करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम आप लोग अच्छे तरीके से हर चीज को चेक करते हैं, तो अल्टीमेटली यू विल नॉट बी गेटिंग दिस डिजीज एट ऑल। काफी बार ये जो डिजीज है इग्नोरेंस के कारण आती है कि आप लोग ठीक से हर चीज को मॉनिटर नहीं करते हो। तो सिंस इट इज एन एक्वायर्ड डिजीज, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी, जिसका मतलब है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, राइट। इसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कह सकते हैं आप, विच इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस इनका नाम क्यों है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं। ओके, दे यूज टू शो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, आपने सेंट्रल डॉगमा के बारे में पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए है ये अपनी कॉपी बना सकता है,
डीएनए अगर अपनी कॉपी बनाएगा तो किस प्रोसेस के थ्रू बनाएगा? रेप्लिकेशन के थ्रू। डीएनए आगे चल के आरएनए बनाता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और आरएनए फर्दर चल के फाइनल प्रोडक्ट बनाता है जीन एक्सप्रेशन का, दैट इज प्रोटीन ट्रांसलेशन के थ्रू। इन रेट्रोवायरसेस देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस व्हिच इज सीन, जहां पर आरएनए कन्वर्ट हो जाता है इनटू डीएनए। तो जब डीएनए आरएनए बना रहा है तो इसे आपने क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन। तो जब आरएनए डीएनए बनाएगा, यानी उल्टी बात चल रही है यहां पर, तो आप इसे क्या बोलोगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलोगे ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल है एचआईवी का, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एचआईवी, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है एचआईवी का, ये डीएनए में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि जब एचआईवी आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है तो आपकी बॉडी में तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अगर आपको यानी अगर एचआईवी को आपकी बॉडी के सारे मैकेनिज्म्स को एनकम्पास करना है, हाईजैक करना है आपके सिस्टम को, तो उसे भी डीएनए बनाना पड़ेगा। तो आरएनए से जब ये डीएनए कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और ओवरऑल जो प्रोसेस कहलाएगा उसे आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो ये जो आपका रेट्रोवायरस है ये एक एनवेलप्ड वायरस है, यानी आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ा था जब वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स के बारे में स्टडी हुई थी कि वायरस क्या है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल है सेंटर के ऊपर, जो कि आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, और उसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है जिसे आप कैप्सिड कहते हैं। यहां पर इस प्रोटीन कोट के ऊपर एनवेलप भी होता है, इन्हें आप एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक वायरसेस के ऊपर ही एनवेलप देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, जो कि हमने यहां पर लिख भी दिया कि जेनेटिक मटेरियल यहां पर एचआईवी का आरएनए है। ओके, फिगर हम थोड़ा आगे देखेंगे एचआईवी की लाइफ साइकिल के अंदर। तो ट्रांसमिशन जो है ऑफ एचआईवी इंफेक्शन किस किस के थ्रू हो सकता है? एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट, कि अगर कोई पर्सन है जिसको एचआईवी की प्रॉब्लम है, ही इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड, अगर उसके साथ कोई और बंदा सेक्सुअल रिलेशन बना लेता है तो उसको भी एड्स हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड हमने निकाला और हमें नहीं पता था दैट ही इज इन्फेक्टेड विद एचआईवी, और उसके ब्लड को हमने डोनेट कर दिया किसी और रेसिपिएंट को, तो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, जो दोस्ती यारी आपको दिखाई जाती है फिल्मों के अंदर कि दोस्त सारे मिलकर के सुट्टा मार रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और वहां पर इंट्रावेनसली क्या करते हैं? ये बेसिकली निडल्स के थ्रू ड्रग्स इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और सारे दोस्त जो है सेम निडल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप सेम निडल का इस्तेमाल करोगे, एक को भी अगर एचआईवी है तो सारे के सारों को एचआईवी हो जाएगा। एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर थ्रू प्लेसेंटा, यानी अगर मदर है जिनको एचआईवी है तो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी जा सकता है, जो कि सबसे लीस्ट कॉमन केस है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑन गेटिंग इन्फेक्शन, यानी किन किन को हो सकता है? सबसे पहली बात तो ऐसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, तो उनको एचआईवी होगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है उनके किस पार्टनर को एचआईवी है। तो ऐसे कैजुअल बिहेवियर से एड्स होना बहुत लाजमी है। ड्रग एडिक्ट्स, जो बहुत ड्रग ओवरडोज करते हैं और इंट्रावेनसली यानी वेन्स के अंदर इंजेक्शन लेते हैं, इनको भी इस बीमारी का होना बहुत ही लाजमी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनको रेगुलरली होता है, किसी को ब्लड रिलेटेड बीमारी है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को थैलेसीमिया है, जिनके बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं, उस केस में क्या होगा? आपके ब्लड प्रोडक्ट में अगर कोई इंफेक्शियस पार्टिकल मौजूद है तो वो आपकी बॉडी के अंदर भी चला जाएगा। एंड चिल्ड्रन आर बोर्न टू हैव एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, यानी अगर मदर को एचआईवी और उनके थ्रू आ जाए तो ये भी चीज आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारे लोग हैं जिनको एचआईवी होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। अब देखो, अगर आप पैदा हो चुके हो देन अल्टीमेटली यू नो दैट योर मदर डोंट हैव एचआईवी, तो ये वाला केस हमारे साथ नहीं है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते टाइम भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप ब्लड के सैंपल को चेक करा सकते हैं। अल्टीमेटली आप ब्लड की रिपोर्ट मांग सकते हैं कि उसमें एचआईवी नेगेटिव है या नहीं, तब जाके आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इन्फेक्टेड निडल को कभी भी यूज ना करें। आप लोग डिस्पोजेबल निडल्स का इस्तेमाल करें। इनसेनरेटर्स में निडल को क्रश कर दे एक बार इस्तेमाल करने के बाद। सिंगल यूज निडल होनी चाहिए, ओके, सिर्फ आप में ही यूज हो, पहली और आखिरी बार। देन मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ये भी टोटली आपके ही ऊपर डिपेंड करता है, यानी अगर आप चाहें तो अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज विच शुड बी कंसिडर्ड इन दिस टॉपिक, that it doesn't get spread by the physical contact। अगर आप किसी एड्स के पेशेंट से हाथ मिला लेते हो, उसके गले लग जाते हो, तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा है कि हम एड्स के पेशेंट को यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करते।
हम लोगों के अंदर एक भ्रम है कि अगर किसी को एड्स है तो वो शायद मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करने की वजह से ही होगा, उसके अलावा इसका कोई और तरीका नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। बट इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट। काफी बार इन्फेक्टेड नीडल्स जिनका इस्तेमाल हो जाता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर थोड़ी बहुत इग्नोरेंस हो जाती है तो भी बंदे को एड्स हो सकता है, एंड उसको सोसाइटी में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता और हर बार जो है उसके साथ थोड़ा बहुत भेदभाव किया जाता है। लोग उससे बात करना, मिलना जुलना पसंद नहीं करते। तो इस चीज को हमें चेंज करना है। आपको यहां पर इनके साथ सिंपैथी रखनी है। ओके, सो इट स्प्रेड ओनली थ्रू द फ्लूइड्स, यानी कि ब्लड वगैरह के थ्रू ही ये फैलता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के साथ हाथ बात मिला लेते हैं, किसी के साथ अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप उनकी फैमिली से भी अच्छे से बात करें, उनसे भी अच्छे से बात करें, उनको भी समाज में एक अच्छा स्थान मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। काफी बार तो काफी सालों तक सिम्टम ही नहीं आते और इसीलिए बीमारी इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता कि हमें कोई बीमारी है। हम लोग तो नॉर्मल जी रहे हैं अगले 5 साल 6 साल, बाद में हमें पता लगता है बहुत देर बाद, तब तक ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंफेक्शन बढ़ चुका होता है। जो आपका लैग पीरियड है दैट में वेरी अ फ्यू मंथ्स टू मेनी इयर्स, यानी कि 5-10 साल बाद हो सकता है आपको सिम्टम दिखाई दे, तब तक तो इंफेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। इसीलिए इस बीमारी को डायग्नोज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी। सबसे पहले तो एचआईवी का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, यहां पर क्या है, अंदर की साइड आपका आरएनए है, दिस इज वायरल आरएनए। ओके, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है, वायरल आरएनए। एंड इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद यहां पे आप देखो कवर प्रेजेंट है, ये आपका कवर प्रेजेंट है। ओके, दिस इज योर कवर विच इज सीन ओवर हियर। एंड इसके ऊपर आपका लिपिड का एनवेलप भी प्रेजेंट है, सबसे ऊपर आपका लिपिड का एनवेलप प्रेजेंट है। तो इस चीज को आप क्या बोलोगे, आप एनवेलप्ड वायरस बोलोगे, एनवेलप्ड वायरस, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट के अलावा यानी कैप्सिड के अलावा एक और एनवेलप प्रेजेंट है। ये तो आपका वायरल कोट है, प्रोटीन, जिसको आप क्या बोलते हो, कैप्सिड बोलते हो। तो इस कैप्सिड के ऊपर भी एक एनवेलप है ना, अदर देन कैप्सिड देयर इज एन एनवेलप, तो इसे आप एनवेलप्ड वायरस बोल सकते हो। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, एचआईवी का। नाउ रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी। अब एचआईवी कैसा है, आरएनए है और आपकी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर एचआईवी आएगा तो वो कोशिश करेगा कि वो अपने आरएनए को सबसे पहले कन्वर्ट करे इनटू डीएनए और उसके बाद अलग अलग सेल्स के अंदर ना और ज्यादा इन्वेड करने लग जाए, घुसने लग जाए। सो आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी, एक बार अगर आपके अंदर वायरस आ चुका है, कहां से आ सकता है, वी नो दैट इन्फेक्टेड नीडल से, इन्फेक्टेड ब्लड सैंपल से, मदर से या फिर सेक्स पार्टनर के थ्रू। तो यहां पर वायरस सबसे पहले एंटर करेगा मैक्रोफेज में। अब मैक्रोफेज क्या है, फैगोसाइटिक सेल है। ये तो आपके ऐसे सेल हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। भाई कोई भी आपकी बॉडी के अंदर अगर पैथोजन आएगा तो उसको मारता है, लेकिन वायरस की हिम्मत देखो, गया ही सबसे पहले मैक्रोफेज में। और मैक्रोफेज में क्या किया, अपने आरएनए जीनोम को क्या किया, रेप्लिकेट किया और उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना लिया, वायरल डीएनए बना लिया। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या लगा होगा, एक एंजाइम लगा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल डीएनए एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। यानी अगर वायरस आपके सेल के अंदर चला गया है तो आपके सेल के अंदर जाकर के वो क्या करेगा, सबसे पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो कमांड देगा, डीएनए जो इंस्ट्रक्शन देगा, डीएनए जो बनाने को कहेगा, वो हमारे सेल को बनाना पड़ेगा। तो अब वायरस का डीएनए इतना ज्यादा फैल चुका है हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर कि हजारों सेल्स में जाकर के ये कहता है कि भैया मेरा प्रोटीन बनाओ और मेरा लिपिड का जो ऊपर का एनवेलप था वो बनाओ, मैं एक पूरा का पूरा वायरस बनना चाहता हूं। तो क्या हो जाता है, यहां पर सिग्नल दिया जाता है हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को, कि भाई मेरे लिए और वायरल डीएनए तैयार करो और वायरल आरएनए तैयार करो और वायरल प्रोटीन तैयार करो एंड अल्टीमेटली ऊपर का लिपिड एनवेलप तैयार करो। और बकायदा चीज हमें बनानी पड़ती है क्योंकि वायरस ने हमारी सेल्यूलर मैकेनिज्म को हाईजैक कर लिया है, हमारे ऊपर आकर के उसने दबदबा अपना कायम कर लिया है। तो मैक्रोफेजेस जो है दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस और इन्हें आप एचआईवी फैक्ट्री भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि एक मैक्रोफेज के अंदर समझ लो 1000 वायरस बने, उसके बाद मैक्रोफेज सेल फट गया। अब वो फटा है मैक्रोफेज, तो 1000 वायरस जो बने हैं वो 1000 मैक्रोफेज में घुस जाएंगे और फिर उन 1000 मैक्रोफेजेस को फाड़ देंगे।
लाखों वायरस बन जाएंगे। इस हिसाब से वायरस बहुत ही भयंकर तरीके से बनते रहते हैं और मैक्रोफेज एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करता है। साइमल्टेनियसली एचआईवी एंटर्स इनटू द हेल्पर टी सेल। मैंने आपको बताया जो टी सेल्स होते हैं जिनको आप टीएच सेल बोलते हो, टी हेल्पर सेल, इनके अंदर घुस जाएगा। और टी हेल्पर सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट। बी और टी सेल मिलकर ही तो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो टीएच सेल के अंदर ये घुस गया और वायरसेस की और कॉपीज बनाने लगा। अब जो वायरस बनते जा रहे हैं टीएच सेल के अंदर घुसने के बाद ये ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। टीएच सेल फटेगा, ये ब्लड के अंदर एंटर हो जाएंगे और ब्लड से और टीएच सेल में चले जाएंगे। सिमिलरली इनका नंबर और बढ़ेगा, टीएच सेल फट जाएंगे और वायरस इन्वेड करेंगे और टीएच सेल के अंदर। और इसी प्रकार से आपकी बॉडी के ज्यादातर टी लिम्फोसाइट्स को, टी हेल्पर सेल को ये किल कर देंगे या इन्फेक्ट कर देंगे। तो अगर ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है तो एक डिक्रीज हो जाएगा आपकी बॉडी के टी लिम्फोसाइट के नंबर में और अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी तो गई। बी और टी सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, टी सेल तो सारे के सारे खत्म हो गए टी हेल्पर सेल। तो अब आप इतने कमजोर हो जाते हो, आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक है कि जिस बैक्टीरिया की कोई औकात नहीं थी ना कि आपको इन्फेक्ट कर दे, वो बैक्टीरिया आकर के आपकी धज्जियां उड़ाने लग जाता है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। जब अपॉर्चुनिटी मिले तो अपना रंग दिखाऊंगा, ऐसे पैथोजेंस को अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन आप कहते हो। फॉर एग्जांपल आपके गट में पड़े हुए काफी बैक्टीरिया है जो नॉर्मली आपके आगे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, सर विटामिन ले लो, हमने विटामिन बनाए हैं, सर मैं आपका फूड डाइजेशन में हेल्प कर दूंगा। लेकिन जब वक्त खराब होता है ना तो ऊंट के ऊपर बैठे बौने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, कहावत आपने सुनी होगी। सेम केस है। कभी आपका दबदबा ऐसा था कि आपके सामने कोई भी बैक्टीरिया कुछ था ही नहीं, लेकिन आज आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि अल्टीमेटली कोई भी बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर जा रहा है, कोई भी फंगस आपको इन्फेक्ट कर जा रहा है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी हेल्पर सेल्स इतने कम हो चुके हैं। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बाउट ऑफ फीवर्स, रेगुलर फीवर आएगा, अप डाउन, डायरिया यानी दस्त लग जाएंगे और अल्टीमेटली वेट लॉस हो जाएगा, बहुत कमजोर आप लोग हो जाओगे। ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल, इंफेक्शंस आपकी बॉडी में होने लग जाएंगे, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम जो है, विच इज अ वेरी कॉमन बैक्टीरिया, वायरस है, फंगस है, जो नॉर्मली आपको बीमारी कॉज नहीं कर रहे थे, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा है, अब ये सारे आपको बीमारी कॉज करने लग जाएंगे बिकॉज यू आर इम्यूनो डेफिशिएंट। इसीलिए तो बोला है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनो डेफिशिएंट हो गए, अब आप इम्यून सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है आपका एड्स का? एलाइजा। एलाइजा का मतलब क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इज विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, यानी अगर आपने कोई ऐसी दवाई खाई है, कोई ऐसा ड्रग ले लिया है जो कि एंटी रेट्रोवायरल है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने ही ना दे, तभी आप अपने आप को बचा सकते हो एड्स से, जैसे कि AZT, ओके, अजीडो थाइमिडीन। ये आपकी इंपॉर्टेंट एंटीवायरल ड्रग है जो कि एड्स के खिलाफ इस्तेमाल करी जा सकती है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये सिर्फ आपको क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई हम आपको फर्दर बीमार होने से बचा लेंगे, लेकिन मरोगे तो आप जरूर। दे कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, बट हाँ ये आपकी डेथ को आने से थोड़ा डिले कर सकते हैं। जैसे आपकी लाइफ बची है, समझ लीजिए 2 साल 2.5 साल या 3 साल चला देंगे, 3.5 साल चला देंगे। डेथ इज अ सर्टेनिटी इन एचआईवी। एचआईवी में आप बच नहीं सकते, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग सिर्फ आपको कुछ टाइम के लिए राहत प्रदान कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि यार क्या हुआ इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। अब देखो यार, सबसे पहले ये रेट्रोवायरस है जो कि किसी भी सोर्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आया। अब ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये आपका वायरस का आरएनए है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल। और ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है इसके चारों तरफ, ये क्या है? ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये क्या है? ये आपका प्रोटीन का कोट है। अब आपको पता है ये कोट तो एंटर करेगा नहीं आपकी बॉडी के अंदर, सिर्फ आरएनए एंटर करेगा। तो जब ये वायरल आरएनए कोर एंटर करेगी ना, जब ये वायरस इन्फेक्ट करेगा आपकी बॉडी किसी सेल को, तो सिर्फ आरएनए एंटर करेगा। तो वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस हो चुका है सेल के अंदर। अभी जो वायरल आरएनए है सबसे पहले क्या करेगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? आरएनए से डीएनए बन जाएगा। तो ये डीएनए बन गया यहां पर, ठीक है, ये डीएनए बना है। अब वायरल डीएनए क्या कर सकता है? होस्ट जीनोम में जा सकता है, क्योंकि हमारा जो जीनोम है, हम होस्ट है ना, क्योंकि हमारे अंदर वायरस ने अटैक किया है, तो हमारा जो जीनोम है वो भी डीएनए है
और वायरस ने भी डीएनए बना लिया है, तो अब हमारे डीएनए के साथ वायरस का डीएनए मिक्स हो जाता है। और जैसे जैसे हम अपने डीएनए से कह करके कुछ काम कराएंगे, यानी हमारा डीएनए जो भी कमांड देगा, हमारा डीएनए जो प्रोटीन बोलेगा हमारी बॉडी में बनेंगे। यहां पर अब वायरस का डीएनए भी तो फिक्स हो चुका है, तो वायरस जो बोलेगा हमें वो भी बनाना पड़ेगा। और वायरस क्या बोलेगा? और वायरस बनाओ, और प्रोटीन कोड बनाओ। तो न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब हमारा डीएनए जब ट्रांसक्राइब करके खुद का आरएनए बनाएगा, हमारे जीन्स जब एक्सप्रेस करेंगे तो वायरस के जीन्स भी एक्सप्रेस करेंगे, वायरस का आरएनए भी ऑटोमेटिकली बनेगा। और वायरस का आरएनए बन चुका है, वायरस के प्रोटीन्स बन चुके हैं वाया द सेम सिग्नल गिवन बाय डीएनए। तो नए नए वायरस आपके कंप्लीट फॉर्म में एक सेल में जमा होते जाते हैं। जब बहुत सारे वायरस सेल इकट्ठे हो जाएंगे ना, जब बहुत सारे वायरसेस इकट्ठे हो जाएंगे, सेल बोलना ठीक नहीं है यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका मैक्रोफेज फट जाएगा और सारे वायरसेस बाहर निकल जाएंगे। और अगर वायरस बाहर निकल गया और सेल्स में जाकर इन्फेक्ट करेगा, प्रोटीन कोड को छोड़ देगा बाहर और आरएनए चला जाएगा अंदर, दोबारा डीएनए बनाएगा, उस सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड सो ऑन। इस हिसाब से ये प्रॉपर्टीज चलती जाएंगी एंड अल्टीमेटली आपको एक बेहतर आउटकम यहां पर देखने को मिलेगा। जहां पर जो डायग्नोस्टिक मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम हमने क्या पढ़ा था? एलाइजा। ओके, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। ओके, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, इसका मतलब क्या है ये देखो। एंजाइम लिंक्ड का मतलब आपने एंजाइम को लिंक कर दिया है। यू हैव इंटीग्रेटेड एन एंजाइम, यू हैव इंटीग्रेटेड एन एंजाइम किसके साथ? इम्यूनोसॉर्बेंट के साथ। इम्यूनोसॉर्बेंट मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एंटीबॉडीज डाल रखी हैं और आपने उसके दम पे एक ऐसे किया है, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस की है। ओके, आपने पर्टिकुलर डायग्नोसिस की है, आपने रिजल्ट निकाले हैं उस चीज से। तो क्या हुआ यहां पर? समझ लीजिए आपने नीचे एंटीबॉडी लगा दी, ये आपकी एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हिलती नहीं है, फिक्स कर दी जाती है, तो ये एंटीबॉडी है, राइट, दीज आर द एंटीबॉडीज। अब इन एंटीबॉडी के ऊपर से अगर आप क्रॉस कराएंगे अपना ब्लड सैंपल, तो ब्लड के अंदर अगर वायरस है तो वायरस इस एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि वायरस के खिलाफ बनाए गए एंटीबॉडीज है ये, तो एंटीजन और एंटीबॉडी में इंटरेक्शन होता है। तो यहां से मैंने ब्लड पास कराया, यहां से मैंने ब्लड पास कराया। अब जो वायरस आएगा, बची हुई चीजें तो बाइंड नहीं करेंगी बिकॉज दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंटीबॉडी, लेकिन वायरस जो था, वायरस तो यहां पर अटक जाएगा ना, यहां पे चिपक जाएगा। तो अगर यहां पर वायरस चिपका तो कंफर्म हो जाता है कि भाई आपको एचआईवी है। और ये वायरस चिपका ये कैसे पता लगता है? अगर यहां पर कोई चीज आकर बाइंड करी तो ये जो इंटीग्रेटेड एंजाइम है ना, ये आपको कलर देना स्टार्ट कर देगा। ये जो इंटीग्रेटेड एंजाइम है ये कलर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको एक स्ट्रिप के ऊपर कलर दिखाई दे जाता है एंड उससे कंफर्म हो जाता है कि आपका वायरस इंफेक्शन कर चुका है। तो यहाँ पे कलर आपको देखने को मिलेगा विच इज विजिबल, एंड इफ दिस कलर इज विजिबल आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ भाई वायरल इंफेक्शन यहां पर हो चुका है। दिस इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, यानी एंटीबॉडी की मदद से एंटीजन को ढूंढ लेना या एंटीजन की मदद से एंटीबॉडी को ढूंढ लेना, दोनों ही प्रकार के आप मैकेनिज्म्स को यहां पर ऑप्ट कर सकते हो। अब प्रिवेंशन ऑफ एड्स, हमने यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स नहीं लिखा, हमने यहां पर प्रिवेंशन ऑफ एड्स लिखा है। रीजन बहुत ही साफ है, क्योंकि यहां पर कोई क्योर है ही नहीं। तो एड्स हैज नो क्योर। ओके, यहां पर क्या है? एचआईवी इंफेक्शन ये आपके कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न की वजह से फैलता है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको एचआईवी होगा या नहीं। अगर आपने अभी तक कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कराई है, आपने यूज्ड नीडल को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आपने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ या किसी इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ सेक्स नहीं किया, देन यू आर सेफ इनफ। आपको पता है कि आपको एचआईवी नहीं, क्योंकि कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न यहां पर ऑब्जर्वेबल होता है। ये आपकी कॉन्शियसनेस के बिना नहीं हो सकती बीमारी। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो आपको तो पता लगेगा ही ना। ओके, न्यू बॉर्न है, चलो उसके अंदर इट इज अ बिट अनकॉन्शियस कि बच्चे को नहीं पता, क्योंकि मदर से उसको
भेंट में मिल चुकी है चीजें, लेकिन अल्टीमेटली बाकी हर प्रकार से सिर्फ पुअर मॉनिटरिंग से ही एड्स हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अगर आप खुद का ख्याल रखोगे और चीजों को लेकर के काफी कॉन्शियस रहोगे ना, तो आपको यह बीमारी नहीं होगी। और कहा जाता है इस बीमारी के लिए डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, कि सिर्फ इग्नोरेंस के चक्कर में मत मर जाना। मतलब देखो यार, अगर कोई बीमारी आप रोक सकते हो जस्ट बाय बीइंग अ बिट मोर इंटेलिजेंट, अगर आप थोड़ा सा सावधान होकर, सतर्क होकर किसी बीमारी को होने से रोक सकते हो जो कि जानलेवा है, तो आप तो अपनी जान के मालिक खुद ही हुए ना। तो इग्नोरेंस में अपनी जान मत गवा देना, हमेशा जो है अच्छे तरीके से चीजों को टैकल करना। इन आवर कंट्री नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप नेको भी बोलते हो, एंड काफी सारी और एनजीओज हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं लोगों को एजुकेट करने का अबाउट एड्स। जैसे कि सोशल स्टिग्मा जो मैंने आपको बताया था, किसी को अगर एड्स है तो उसके साथ ठीक से बातचीत करना या हाथ मिलाना भी लोग प्रेफर नहीं करते, विच इज एंटायरली रॉन्ग। WHO ने भी काफी सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं पूरी की पूरी दुनिया में, जिससे कि HIV इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से हम रोक सके। मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, जाहिर सी बात है जब आप ब्लड किसी से ले, यानी जब भी शिविर लगते हैं ऐसे, या जब भी डोनेशन कैंप्स लगते हैं, तो उनके अंदर हम सबसे पहले ब्लड देने वाले का, डोनर के सारे टेस्ट करें, उसके ब्लड की जांच करें कि कहीं उसे कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तभी जाकर के हम उसका ब्लड या प्लाज्मा इकट्ठा करें। ओनली डिस्पोजेबल निडल्स शुड बी यूज्ड, एक ही बार इस्तेमाल होने वाली निडल्स हमारे पास हो, उसके बाद हम सिरिंजेस को क्या करें, इंसिनरेटर में डाल दें या फिर हम लोग उनको डिस्ट्रॉय कर दें। और पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में हम लोग इनका इस्तेमाल स्टार्ट करें। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम, बिकॉज जो सेक्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो सेक्स रिलेटेड ट्रांसमिशन होता है एड्स का, उसमें कॉन्डम्स का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉन्डम जो है इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट, इट इज अ टाइप ऑफ बैरियर मेथड दैट यू यूज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। लेकिन इसके अलावा जो कॉन्डम है वो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है, जिसमें एड्स इज अ मेजर डिजीज। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज से खुद को बचाएं, ड्रग के चक्कर में ना पड़े, इंट्रावेनस ड्रग्स ना लें, इससे आपकी हेल्थ पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, हो सकता है आपको एड्स भी हो जाए। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV, HIV में रेगुलर चेकअप्स कराते रहे, बिकॉज हमने क्या देखा था अभी कि इसका जो लैग टाइम है वो 5 से 10 साल भी हो सकता है। यानी हो सकता है कि आपको एड्स हो लेकिन आपको पता ना हो, और जब आपको पता लगे 5 से 10 साल बाद, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू द क्लिनिक्स एंड टू गेट योरसेल्फ चेक्ड फॉर HIV, ओके। और HIV और एड्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इसको हिडन ना रहने दें, ओके, लोगों के साथ शेयर करें, और जो लोग आपके साथ ऐसी चीज शेयर करते हैं उनको सिंपैथी भी दें और उनकी हेल्प भी करें, बिकॉज ये बीमारी काफी बार इग्नोरेंस की वजह से हो जाती है और काफी बार अननोइंगली भी हो जाती है, अनकॉन्शियसली भी हो जाती है। तो इसमें सामने वाले बंदे की कोई भी गलती नहीं होती कुछ बार, ओके। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज कि उसने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, सिर्फ तभी उसे एड्स हुआ है, काफी सारे और भी इसके रीजन है। तो अपने दिमाग से जो भ्रम की पट्टी है उसको उतार दो। इट इज अ मेलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड बाय सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी एक्टिंग टुगेदर। जब सोसाइटी भी लोगों की हेल्प करेगी, मेडिकल फ्रेटर्निटी है जब वो भी पेशेंट्स की हेल्प करेगी बहुत अच्छे तरीके से, जो कि वो करते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। आपको उनके पास जाना तो पड़ेगा, तभी तो जाकर के वो आपका चेकअप कर पाएंगे और आपको ट्रीट कर पाएंगे। सो इस बीमारी को हम तभी रोक सकते हैं जब हम सब लोग मिलकर अपने अपने कदम इस बीमारी को रोकने की तरफ बढ़ाएं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द सेकंड डिजीज दैट वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट इज कैंसर। कैंसर होता क्या है? कैंसर इज बेसिकली द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ योर बॉडी सेल्स। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, एक टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत ही गौर से उस टर्म को सुना। कंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन आपके नॉर्मल सेल्स के अंदर होती है, यानी आपकी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं ये कंट्रोल में डिवाइड करते हैं। आपको पता है आपकी सेल साइकिल बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में चलती है, यहां पर काफी सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जो कैंसर है, कैंसर के अंदर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है। प्रोलिफरेशन को आप सेल डिवीजन भी लिख सकते हैं, तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन भी आप इसे बोल सकते हैं। यानी यहां पर कोई भी कंट्रोल, कोई भी चेक पॉइंट ठीक तरीके से काम नहीं करता, तो नो कंट्रोल इज देयर। नो कंट्रोल इज देयर। चेक पॉइंट यहां पर इस पॉइंट पर आकर फेल हो जाते हैं, चेक पॉइंट इस पॉइंट पर फेल हो जाते हैं। तो क्या हुआ?
अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन है, कोई रेगुलेशन है ही नहीं, जितना डिवाइड करना चाहे उतना डिवाइड कर सकते हैं और बॉडी में जगह है काफी कम। तो अगर सेल अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने लगेंगे तो क्या करेंगे, आपकी बॉडी से बाहर सेल्स आने लगेंगे एंड अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको ट्यूमर देखने को मिल जाएगा। आपको ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं कैंसर के केस में। कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जिसमें ट्यूमर्स नहीं बनते, जैसे कि ब्लड कैंसर है, तो ब्लड के अंदर सेल्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो ट्यूमर के फॉर्म में इकट्ठे नहीं हो रहे, वो क्यों, बहाव के साथ ब्लड के अंदर चलते रहते हैं वो सेल्स। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन अगर होगी ना तो काफी सारी बॉडी पार्ट्स जो है उनमें आपका ट्यूमर बन जाएगा, क्योंकि यहां पर जो सेल है इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी नहीं होती, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है कि देखो यार, इस कमरे के अंदर 10 लोगों की ऑक्यूपेंसी है, इस कमरे के अंदर 10 लोग रह सकते हैं, अगर 10 से ज्यादा लोग हुए तो वो एक दूसरे को ऐसे पिचकाने लग जाएंगे और मैं ऐसे पिचक के नहीं रह सकता, राइट। तो क्या होगा, जब 10 लोग यहां पर आ जाएंगे इस दीवार के सारे, तो सब लोग ऐसे कंफर्टेबली खड़े हैं, अगर मैं दोनों साइड में ऐसे कर देता हूं अपनी कोहनी तो दूसरे बंदे से टकरा रही है, कांटेक्ट आ गया तो हमें पता लग गया भाई 10 से ज्यादा लोग नहीं लेने हैं, 11वां लोग यहां पर नहीं आएगा, 11वां आदमी यहां पर नहीं आएगा। लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी मिसिंग होती है, यानी वो और सिकुड़ते जाते हैं और इसी वजह से सेल इतने सारे हो जाते हैं, 10 की जगह 100 सेल्स यहां पर मौजूद होंगे, 10 आदमी की जगह 100 आदमी यहां पर मौजूद होंगे, तो सारे लोग जो है ऐसे सिकुड़ने लग जाएंगे पहले तो, और जब जगह कम पड़ेगी तो दीवार तोड़कर बाहर चले जाएंगे, यानी ट्यूमर बन जाएगा। नॉर्मल ऑर्गन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, जितनी ऑर्गन में स्पेस थी उससे भी ज्यादा बड़ा ऑर्गन होने लग जाएगा, ट्यूमर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। सो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि पहली बात, कैंसर में कंट्रोल सेल डिवीजन नहीं होती, दूसरी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी यहां पर नहीं होती। तो कैंसर दुनिया की सबसे ज्यादा डेडली और ड्रेडेड डिजीज में से एक है, पूरी दुनिया के अंदर काफी सारी डेथ होती है हर साल जस्ट बिकॉज ऑफ द कैंसर। और अगर आप इंडिया की बात करें तो यहां पर भी आपके काफी सारे लोग, इन मिलियंस लोग कैंसर से पीड़ित हैं और उनमें से ज्यादातर की डेथ भी हो जाती है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज दिस कैंसर एट अर्ली स्टेज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैंसर का इलाज नहीं है हमारे पास, कैंसर का इलाज है बाकायदा। अगर इनिशियल स्टेजेस पे डॉक्टर्स को पता लग जाता है तो कीमोथेरेपी दी जाती है एंड अल्टीमेटली अगर थोड़ा ज्यादा कैंसर उस टाइम पे बढ़ चुका होता है, अलग अलग ऑर्गन्स में इन्वेड कर चुका होता है, तो रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करके या फिर सर्जिकली ट्यूमर्स को रिमूव करके आप लोग एक पेशेंट को बचा सकते हैं, कैंसर से उसको बाहर निकाल सकते हैं। So the mechanisms that underlie the development of cancer or oncogenic transformation of cell, its treatment, control have been the most intense areas of research. Oncogenic ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन्को का मतलब क्या होता है, ऑन्को का मतलब कैंसर, ओके, क्योंकि कैंसर की स्टडी आप क्या कहते हो, ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्को वर्ड इज रिलेटेड टू द कैंसर इटसेल्फ, तो ऑन्कोजेनिक बोला गया है, ऑन्को मतलब कैंसर, जेनिक मतलब जनरेटिंग, यानी नॉर्मल सेल जब कैंसरस सेल में तब्दील हो जाएगा तो कहा जाएगा कि भाई उसके अंदर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अभी हम रिसर्च के अंदर इसी चीज को पढ़ते हैं, मैंने भी काफी टाइम जो है रिसर्च की है कैंसर के ऊपर, तो अल्टीमेटली इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड अल्टीमेटली यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट, इफ यू वेंट इनटू रिसर्च यू शुड डू रिसर्च इन कैंसर। लेकिन ये काफी ज्यादा कॉमन टॉपिक हो चुका है अब, क्योंकि जितनी भी पीएचडीज होती है इंडिया में, मान के चलो कि हर चौथी हर पांचवी पीएचडी जो ह्यूमन सेल्स के ऊपर होती है, अ लॉट ऑफ देम आर वर्किंग ऑन कैंसर ओनली, राइट। तो काफी सारी इंटेंस रिसर्च चल रही है कि कैंसर कैसे फैलता है, उसके बारे में हम लोग बात करें कि इसका मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेडेंस क्या है आपकी बॉडी के अंदर। मैकेनिज्म पता लग गया तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट कर पाओगे, वहां पर एसोसिएटेड किसी मैकेनिज्म को आप इनहिबिट कर सकते हो, कोई ड्रग वहां पर डाल सकते हो, कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म आप लोग ऑप्ट कर सकते हो सो दैट यू कैन स्टॉप द स्प्रेडेंस, ओके। तो कैंसर के केस में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, बहुत ज्यादा मात्रा में सेल डिवाइड करेंगे, कोई कंट्रोल यहां पर नहीं है, कोई चेक पॉइंट काम नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, यहां पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगी, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी सेल डिवाइड करने से रुकेंगे नहीं, डिवाइड करते ही जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ट्यूमर डेवलप हो जाएगा, मासेस ऑफ सेल बन जाएंगे जिनको आप ट्यूमर कहते हो। और ये ट्यूमर आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो बेनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर मतलब जो एक ही जगह पर रहता है, कन्फाइंड। समझ लीजिए किसी को गले का कैंसर हो गया तो उसके गले में ही कैंसर रहेगा, सिर्फ उसकी छाती में नहीं पहुंचेगा, उसके लोअर लिम्स तक नहीं पहुंचेगा या किसी और ऑर्गन में नहीं पहुंचेगा, लीवर किडनी तक, सिर्फ उसके गले में ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज बेनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट का मतलब है ये मैलिग्नेसिस शो करता है, यानी क्या करेगा,
ये आपका स्प्रेड हो सकता है। ये एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको आप बोलते हो मेटास्टेसिस। ओके, मेटास्टेसिस का मतलब दूसरे ऑर्गन्स में इन्वेड करना, दूसरे ऑर्गन्स के अंदर घुस जाना जबरदस्ती और वहां पर जाकर डिवाइड करना, वहां पर भी अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन शो करना। तो बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, इट रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड, और इसीलिए लिटिल डैमेज कॉज करता है। समझ लीजिए आपके गले में कैंसर है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सर मुझे कैंसर हुआ है, या फिर अल्टीमेटली आप जाते हैं ट्रीटमेंट कराने, सर ये क्या हुआ, डॉक्टर बताता है भाई कैंसर हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से ट्यूमर्स को रिमूव कर सकते हो क्योंकि वो कहीं और नहीं फैला है। तो इट इज मोर इजियर टू गेट रिड ऑफ द बेनाइन ट्यूमर्स। आप आसानी से अपने आप को उस केस से बचा सकते हो। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स है कॉल्ड एज नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। यानी जो यहां पर नियोप्लास्टिक सेल्स हैं, ये बार बार डिवाइड करते हैं और अदर ऑर्गन्स तक भी पहुंचते हैं। तो ये अदर ऑर्गन्स में भी इन्वेड करेंगे और उनको भी जाके डैमेज करेंगे। और ये क्या करते हैं, इनका नंबर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये नॉर्मल सेल्स को स्टार्व कर देते हैं। अब इनको भी डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए, आपके नॉर्मल सेल्स को भी एनर्जी चाहिए। कैंसर क्योंकि अपने सेल्स को बहुत तगड़े तरीके से बढ़ाता है, उनके सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को एक्विप कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स को खा लेंगे। नॉर्मल टिश्यू को, नॉर्मल सेल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस पीछे रह जाएंगे और कैंसर ही कैंसर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो वाइटल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी नॉर्मल सेल्स के लिए। और ये जो सेल्स हैं, ये आपके अलग अलग साइट पर पहुंच जाते हैं वाया ब्लड, और जहां पर भी इकट्ठे हो जाएंगे वहीं पर नया ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को आप लोग कहते हो मेटास्टेसिस। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ज्यादा खतरनाक है। बेनाइन आपका एक ही जगह पर है, आप लोग उससे इजाद पा सकते हो, लेकिन मैलिग्नेंट जो है बहुत खतरनाक है। नाउ द कॉजेज ऑफ कैंसर, होता क्या है कैंसर। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल टू द कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल एजेंट्स, और इन एजेंट्स को आप क्या बोलते हो, कार्सिनोजेंस। कार्सिनो मतलब कैंसर और जन मतलब जनरेटिंग, यानी ऐसे एजेंट्स जो कि कैंसर करवा सकते हैं, जो कि नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में तब्दील कर सकते हैं। अब वो जो आपके कार्सिनोजेंस हैं, ये रेडिएशन भी हो सकती है, दैट इज फिजिकल एजेंट। ये कोई केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है, और ये कोई आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जो कि कैंसर कॉज करे। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल अगर आप देखेंगे यहां पर कार्सिनोजेंस, तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो सकती हैं, जैसे कि आपका एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो सकती हैं, जैसे आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, ये डीएनए डैमेज कॉज करती है और नॉर्मल सेल को नियोप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि ये क्या बनाती है, यूवी रेडिएशन स्पेसिफिकली थायमीन डाइमर बनाती है। आपको पता है कि आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो एडेनिन है, ये थायमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो साइटोसिन है ये ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ए सिर्फ टी के साथ ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगी ना, जब यूवी रेडिएशन यहां पर एक्ट करेंगी, तो टी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, थायमीन डाइमर इसे बोला जाता है। तो टी के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी अल्टीमेटली लंका लग चुकी है, बढ़िया म्यूटेशन आ चुकी है हमारे पास, तो हमारे सेल्स कैंसरस सेल में तब्दील हो जाएंगे। कोई केमिकल भी है, जैसे कि आपके टोबैको में प्रेजेंट, सिगरेट में प्रेजेंट, तो कहा जाता है धूम्रपान हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्मोक करते हैं आप केमिकल, दैट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ म्यूटेशंस इनसाइड योर सेल एंड दैट कैन कन्वर्ट योर नॉर्मल सेल इनटू नियोप्लास्टिक कैंसरस सेल। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो ऑन्कोजेनिक होते हैं, ऑन्को मतलब कैंसर एंड जेनिक मतलब जनरेटिंग। तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर जीन्स होते हैं कुछ, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल में कुछ जीन्स है जिन्हें आप ऑन्कोजीन्स बोलते हो। ओके, तो जन का मतलब होता है जनरेटिंग और जीन का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल का एक पार्ट। तो क्या हो गया, ये जो जीन्स हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन्स या सी ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स मतलब अभी ऑन्कोजीन बने नहीं है, ये अभी कैंसरस जीन्स में कन्वर्ट नहीं हुए। तो नॉर्मल सेल के अंदर ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं, ये आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो क्या होगा, जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, अगर इसे आपने एक्टिवेट कर दिया है, तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन की जगह क्या बन गया, ऑन्कोजीन, और ऑन्कोजीन कैंसर जनरेट कर सकता है। तो ये आपके कैंसर को गिव राइज करेगा, राइट।
तो किस किस तरीके से कैंसर हो सकता है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी, आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे, गामा रे, केमिकल जैसे कि टबैको, और बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि वायरल ऑन्कोजेंस, ओके, जिससे कि अल्टीमेटली आपको कैंसर हो पाएगा। अब डायग्नोसिस कैसे करें, पता कैसे लगाएं कि कैंसर हुआ है कि नहीं? तो अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, क्योंकि ये आपकी बीमारी को सक्सेसफुली ट्रीट करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप कैंसर को अर्ली स्टेजेस पर पता लगा सकते हो, जैसे आप फर्स्ट स्टेज बोलते हो, तो आप कैंसर से इजाद पा सकते हो। अगर टर्मिनल स्टेज है तब कैंसर से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप बायोप्सी कर सकते हो एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हो। हिस्टोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ टिश्यू। तो आपने कोई लिविंग टिश्यू निकाला अपनी बॉडी का एंड उसे सैंपल के फॉर्म में दे दिया किसी लेबोरेटरी में, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होती हैं उसमें। यानी कि हिस्टो यानी आपने टिश्यू की स्टडी करी, पैथोलॉजिकल मतलब आपने देखा कि बीमारी के कौन कौन से सिम्टम्स वहां पर हैं, क्या बीमारी प्रेजेंट है या नहीं। तो अल्टीमेटली आप लोग पता लगा लोगे कि आपको बीमारी है या नहीं। तो हिस्टोपैथोलॉजी और बायोप्सी के लिए आप टिश्यू दे सकते हो, या फिर ब्लड दे सकते हो, या बोन मैरो दे सकते हो। जिस हिसाब का कैंसर है उस हिसाब की आपके अंदर जांच होगी। अगर आपको ब्लड कैंसर है यानी ल्यूकेमिया है, तो उसी हिसाब से आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। तो अगर आप ब्लड लेते हो एंड इंक्रीज देखते हो आप लोग सेल काउंट का नंबर, तो इसका मतलब आपको ब्लड कैंसर है। यानी कि ब्लड के अंदर आपका सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ चुका है, और वो तभी हो सकता है जब कैंसर हो ब्लड के अंदर, यानी ल्यूकेमिया से आप पीड़ित है। इसी हिसाब से आपको बताया जाता है वाया यूजिंग वैरायटी ऑफ टेस्ट। तो इन बायोप्सी आपने एक सस्पेक्टेड टिश्यू को कंसिडरेशन में लिया और आपने उस टिश्यू को काटा, उसके सेक्शंस बनाए पतले पतले, उन्हें स्टेन किया, यानी उनके ऊपर अलग अलग डाइज डाली, जो भी उस टिश्यू को पढ़ने के लिए कॉमन डाई इस्तेमाल की जाती है, और आपने माइक्रोस्कोप के अंदर उस टिश्यू को देखना स्टार्ट किया, यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को देखना स्टार्ट किया। एक पैथोलॉजिस्ट ने देखना स्टार्ट किया कि क्या क्या चेंजेस आए हैं इस टिश्यू के स्ट्रक्चर के अंदर। आप रेडियोग्राफी का भी यूज कर सकते हैं, यानी आप रेडिएशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक्सरेज का। आप कंप्यूटेड टोमोग्राफी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीटी स्कैन आपने सुना होगा, एक 3D इमेज बनाई जाती है आपके टिश्यू की। उस 3D इमेज को अच्छे तरीके से आप लोग एनालाइज करते हैं और फर्दर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है इमेजिंग के लिए। आप चीजों को देख पाते हैं, अपने टिश्यूज को देख पाते हैं। तो ये भी कैंसर को डायग्नोज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन में भी एक्सरे इस्तेमाल होता है, और ये आपकी 3 डायमेंशनल इमेज बना सकता है ऑफ द इंटरनल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑर्गन या एक टिश्यू अंदर से कैसा है उसकी इमेज आपको तभी मिलेगी 3 डायमेंशन में जब आप सीटी स्कैन करेंगे। सिमिलरली आप एमआरआई का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करेंगे एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आप पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देख पाए एक लिविंग टिश्यू के अंदर। पैथोलॉजिकल चेंजेस, बीमारी वाला जो गुण है वो उसके अंदर है कि नहीं टिश्यू में, एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस कि अगर बीमारी के लिए कोई एजेंट मौजूद है तो उससे आपके टिश्यू पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन कितना ज्यादा उससे अफेक्ट हुआ है, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। Antibodies against cancer specific antigens are also used for detection of certain cancer। जैसा हमने देखा था एड्स के अंदर कि आपका जो वायरस है उसके खिलाफ आपने कुछ एंटीबॉडीज बनाई स्पेसिफिकली, तो जब आप एंटीबॉडीज के ऊपर से ब्लड सैंपल पास कराएंगे तो वायरल जो प्रोटीन्स हैं वो पकड़ लिए जाएंगे। सिमिलरली यहां पर भी आप कैंसरस सेल्स के प्रति एंटीबॉडी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप उस एंटीबॉडी में से अपना कोई सैंपल निकालेंगे तो अल्टीमेटली आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं, कैंसरस सेल प्रेजेंट है कि नहीं। तो आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो? बायोप्सी यूज कर सकते हो, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज कर सकते हो, एमआरआई यूज कर सकते हो, सीटी स्कैन कर सकते हो, और भी अलग अलग प्रकार के आप लोग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स, यानी आप ऐसे जीन्स का भी पता लगा सकते हो जिसमें इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी है टू सर्टेन कैंसर्स, यानी ऐसे जीन जो कि कैंसर के प्रति ज्यादा ससेप्टिबल है, जिन जीन्स में चेंजेस होने के चांसेस ज्यादा है, जो झटपट म्यूटेट होकर के कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं एक नॉर्मल सेल को, उन जीन्स की आपको स्टडी करनी है। आप इन जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके, which predispose an individual to certain cancer
मे बी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ सच कैंसर, यानी अगर आप उन जीन्स के बारे में स्टडी करो जो कि कैंसर में तब्दील हो सकते हैं और आप अपनी ससेप्टेबिलिटी को नोट करो तो आपको कैंसर से बचाया जा सकता है। सच इंडिविजुअल में बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन। समझ लीजिए आपके अंदर ऐसा जीन प्रेजेंट है जो कि सिगरेट स्मोकिंग से एक्टिवेट हो सकता है और कैंसर कॉज कर सकता है, तो आपको सलाह दी जाएगी कि आप सिगरेट ना पिए, अदरवाइज आपको कैंसर होना तय है, क्योंकि आप ससेप्टेबल हैं उस प्रकार के कैंसर के लिए। ओके, जैसे कि टोबैको को स्मोक करने से लंग कैंसर होता है, तो ऐसा नहीं है कि सबको कैंसर हो जाता है, कुछ चुनिंदा लोगों को कैंसर होता है, उनके अंदर ये जीन्स ज्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं फॉर कैंसर। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में आप लोग क्या कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो फॉर द ट्यूमर रिमूवल। आपको पता लग गया गले में कैंसर है, सर्जिकल प्रोसीजर से आप लोग उन ट्यूमर्स को निकाल सकते हो। रेडिएशन थेरेपी, इतनी जोर की रेडिएशन मारो स्पेसिफिक टिश्यूज के ऊपर कि उनकी डेथ हो जाए, तो स्पेशली कैंसर सेल्स के ऊपर रेडिएशन का ऐसा प्रहार किया जाता है कि उन सेल्स की डेथ हो जाए, आसपास के जो लिविंग सेल्स हैं आपकी बॉडी के वो ना मरे। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोलॉजिकल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे एंटीबॉडीज वगैरह, और इम्यून रिस्पांस को बढ़ाया भी जाता है बाय गिविंग अल्फा इंटरफेरॉन, जिसको क्या कहा जाता है, रिस्पांस मॉडिफायर कहा जाता है। क्या आपकी बॉडी में इम्यून रिएक्शन चल रहे हैं लेकिन थोड़े स्लो चल रहे हैं, अगर आप अल्फा इंटरफेरॉन दे दो ना तो रिएक्शन और रोबस्ट हो जाते हैं, तो अल्फा इंटरफेरॉन देकर आप अपने बायोलॉजिकल रिस्पांस को और मॉडिफाई कर सकते हो और घातक बना सकते हो सामने वाली बीमारी के लिए। तो यहां पर क्या है, रेडियोथेरेपी में क्या होता है या रेडिएशन थेरेपी में आप लोग ट्यूमर सेल्स को इरेडिएट करते हो लीथली, यानी जब तक सेल मर ना जाए। नॉर्मल टिश्यू की प्रॉपर टेक केयर करी जाती है यहां पर, और ट्यूमर मास के ऊपर इतनी जोर से लाइट रेडिएशन फेंकी जाती है कि उनकी डेथ हो जाए। कीमोथेरेपी की अगर आप बात करें तो दवाइयां दी जाती हैं, कीमो मतलब केमिकल्स। तो इनिशियली जब आपको पता लगता है कि कैंसर है तो इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी ही दिया जाता है। तो एक स्पेसिफिक ट्यूमर के लिए अलग अलग दवाइयां अवेलेबल है जो कि हम यहां पर देते हैं, और जब कोई पर्टिकुलर कैंसर पेशेंट कीमो से गो थ्रू हो रहा होता है उस टाइम पर उसको हेयर लॉस का और अनीमिया का सामना भी करना पड़ता है। आपने काफी सारी फिल्मों में भी देखा होगा, काफी सारे फेसबुक पोस्ट में भी देखा होगा कि कोई अगर सेलिब्रिटी कैंसर का ऑपरेशन करा गया है तो उसके बाल उड़ गए हैं, दैट इज जस्ट अ साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी। तो जो वो दवाई खाते हैं उसका साइड इफेक्ट है हेयर का लॉस होना। मोस्ट ऑफ द कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज। फॉर एग्जाम्पल सर्जरी भी कर दी जाएगी, रेडिएशन थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, कीमोथेरेपी का भी किया जाएगा, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि अगर आप अर्ली स्टेज में तो कीमोथेरेपी कर दी, अगर कैंसर बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, और आपको अगर लोकेट कर पा रहे हैं अगर आप ट्यूमर्स को तो आप वहां से सर्जिकली रिमूव कर पाते हैं कैंसरस सेल्स को, ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल हैव शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ओके, तो इम्यून सिस्टम से भी आप थोड़ा कर सकते हैं किल ट्यूमर्स को, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम में इतना रोबस्ट मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ट्यूमर हमें हल्के में लेता है। तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर ले लेते हैं जैसे अल्फा इंटरफेरॉन, जो कि क्या करता है, इम्यून सिस्टम को और ज्यादा एक्टिवेट कर देता है और तब जाकर हम ट्यूमर को अच्छे तरीके से किल कर पाते हैं। सो अभी तक यार जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है झटपट ज्वाइन कर लो, मार्क्स ऑफ लर्निंग ऐप नाम से टेलीग्राम मिल जाएगा, फटाफट जाके सर्च करना। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं तो आप फॉलो कर सकते हो विपिन शर्मा बायोलॉजी नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे। एंड मार्क्सअप ऐप को यार इंस्टॉल करो और बहुत ज्यादा प्यार दिखाओ, यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग हमें दो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप वहां पर हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। एंड अभी हम इस टॉपिक पर अलविदा लेने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ चुके हैं हेल्थ की डेफिनेशन, काफी सारी ऐसी डिजीजेस जो ह्यूमन के अंदर हो सकती हैं, इंक्लूडिंग वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, प्रोटोजोवन ओरिएंटेड डिजीजेस एंड फंगल डिजीजेस, और हेलमिंथ के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद 2 डिजीजेस के अंदर हमने पूरी की पूरी डिटेल्ड स्टडी की जो कि है एड्स और कैंसर। अगले टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट द इम्यूनोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम कैसा है, किस हिसाब से काम करता है, और हम लोग बात करेंगे उसके अलावा अल्कोहल अब्यूज और ड्रग अब्यूज के बारे में कि अल्कोहल और ड्रग से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो और कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनसे आप लोग को वाकिफ होना चाहिए। आप ओपियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे,
आप लोग हशीश के बारे में पढ़ेंगे, चरस, गांजा, जो भी चीजें होती हैं इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा कि इनका केमिकल नेचर क्या है और किस हिसाब से आपको हार्म पहुंचाता है या क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, जो भी चीजें हैं वी विल श्योरली टॉक अबाउट दैट इन द कमिंग लेक्चर. So thank you so much guys, lots of love, take care of yourself and please make sure to hit the like button क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है. अगली वीडियो का इंतजार करिएगा और जस्ट आफ्टर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ह्यूमन फिजियोलॉजी. एक कंपाइलेशन वीडियो बना दूंगा मैं सेल की और बायोमोलिक्यूल्स की क्योंकि वो टॉपिक्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. तो आई इधर मेक अ कंपाइलेशन वीडियो या मैं बीच में कभी टाइम मिलेगा हमें तो लाइव आ जाऊंगा और एक ही दिन के अंदर इन दोनों चैप्टर्स को करा दूंगा, यानी एक एक दिन के अंदर. राइट? So thank you so much, lots of love, bye bye, take care, Jai Hind. I'll surely catch you up in the next video.